कि आप, यस, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। थैंक यू मैम, आप रिकॉर्डिंग करें हमारे इस प्रोग्राम को। हमारा जो कल का टॉपिक था वो है टीम्स रिक्वायर्ड अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में है और अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। कल हमने टॉपिक कवर किया था कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में है तो आपको कौन सी टीम की जरूरत पड़ती है। जो 5 प्रकार की टीम थी, हालांकि उसमें आप अपनी खुद के लेवल से आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि राजनीति इज ऑलवेज चेंजिंग, ये कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, पर मुझे जो लगा कि जो सही है, जो सही मायने में जितनी रिक्वायर्ड होनी होती है वो टीम हमने उसमें ऐड की है। उसी प्रकार से अगर आप इलेक्ट्रल राजनीति करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आपको कौन सी टीम की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कुल 10 प्रकार की टीम आपको लगने वाली है। वो सारी टीम को मैं आपको विस्तृत तरीके से, मैं और रजा सर हम दोनों भी इसको आपको बताएंगे और आशा करेंगे कि आपको ये जो टीम वाला सेशन है वो पसंद आया होगा। हम टोटल 6 मॉड्यूल्स है इस डिप्लोमा कोर्स के, जो पूरा कोर्स 21 दिन का है और इस 21 दिन के कोर्स में हम आपको 6 मॉड्यूल्स में अलग अलग सिखाएंगे। यस, मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, आप फिक्र मत करो। कल भी मैंने डाली थी, आज मैं वापस व्हाट्सएप ग्रुप में डालने की कोशिश करूंगा उस चीज को। तो हमारे ये टोटल 6 मॉड्यूल्स है, उसमें से पहला मॉड्यूल जो चल रहा है वो अभी टीम बिल्डिंग का मॉड्यूल है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा की थी अगर आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आपको कौन सी टीम की जरूरत पड़ेगी, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो ये डिफरेंट टीम्स रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको कौन सी टीम की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन जब भी होता है वो इलेक्शन कोई भी एक आदमी नहीं लड़ता या फिर एक व्यक्ति नहीं लड़ता, उसकी पूरी टीम इलेक्शन लड़ती है। चाहे आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, चाहे आप अपक्ष विपक्ष अपक्ष लड़ रहे हो, तो भी आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी। वो टीम आपके तौर पे इलेक्शन लड़ेगी। आप उसमें कैंडिडेट रहोगे, आप लोगों के सामने चेहरा रहोगे, पर आपके पीछे आपके बैकग्राउंड में टीम रहेगी। तो व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ता, टीम चुनाव लड़ती है। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये 10 टीम आपको, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको चुनाव लड़ने के लिए ये 10 टीम की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि कोर टीम हो गई है, एडवर्टाइजमेंट टीम हो गई, फाइनेंस टीम हो गई, लीगल टीम हो गई, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन टीम हो गई, ट्रांसपोर्ट सामग्री प्रबंधन टीम, कार्यालय स्टाफ टीम, खाद्य टीम और लहर निर्माण टीम। आज हम ये सारी टीम के ऊपर विस्तृत में चर्चा करेंगे। अगर आप देखोगे तो कल हमने जो बात की थी, जो टीम हमें, अगर आप संगठनात्मक राजनीति करते हैं उसके लिए जो आपको टीम लगती है, उनमें से अगर सपोज आपने किसी पार्टी को ज्वाइन किया, जैसे कि अभी 2020-21 चल रहा है और आपके दिल में है कि आने वाले 2024 में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपने आज किसी पार्टी XYZ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही आप पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी पर्सनल संगठनात्मक टीम बनाना शुरू करें, ताकि वो टीम आपको संगठन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। और जिस तरीके से आप इस टीम को बनाएंगे, यही टीम, इसमें से 80% लोग आपको चुनावी टीम में भी काम में आएंगे। तो चुनाव के लिए जो भी टीम लगने वाली है वो, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला बात करते हैं हम कोर टीम के बारे में। कोर टीम के बारे में मैंने कल भी बताया था, रजा सर ने भी पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी थी कोर टीम के बारे में। कोर टीम में ये कोर टीम थोड़ी बड़ी होगी। आमतौर पर धारणा यह होती है कि आपके जो बाकी के टीम्स होते हैं, जैसे हमारे 10 टीम्स हमने बनाई है, तो हर एक टीम का एक इंचार्ज होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसकी साइज रखी है, 9 से 10 लोग इस टीम में होने चाहिए। आपके बहुत करीबी लोग इसमें होने चाहिए। आपका परिवार का कोई लोग इसमें हो सके तो अच्छी बात है। कोई व्यक्ति जो आपके और आप और से निर्णय ले सकता है। देखो, इलेक्शन में हर निर्णय आपके ऊपर छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि आप इलेक्शन में बिजी, कैंपेनिंग में बिजी रहते हो, आप लोगों से मिलने में बिजी रहते हो। इलेक्शन की एक खूबी होती है, आप जितने लोगों को मिलोगे उतने आपके वोट्स बढ़ेंगे। तो इसीलिए
आप ये डिसीजन मेकिंग का वगैरह काम आपके ऊपर इलेक्शन के वक्त नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टेंशन वाला काम होता है। तो एक कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके मतलब हु विल टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ यू, ऐसा कोई व्यक्ति इसमें होना चाहिए। एक आपका एडवाइजर जो आपको समय समय पर एडवाइस देता होता है। एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट, जैसा हमने पहले कहा था, जो हमारी पहली टीम थी उसमें भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट था। एक एडवोकेट आपको लगेगा, ये नए से ऐड होने वाला है इसमें। एक सीए या फिर अकाउंटेंट आपको लगेगा, ये इसके बारे में भी हम आपको बताऊंगा। जो हमारी फाइनेंस टीम है उसके लिए आपको लगेगा। एडवोकेट जो है वो आपको लीगल टीम के लिए लगेगा। अब लीगल चीजें बहुत होती है इलेक्शन के समय, तो वो उसके ऊपर भी हम विस्तृत में बातचीत करेंगे। पर्सन विद गुड नॉलेज ऑफ पीआर, एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में अच्छा नॉलेज हो, तो ये व्यक्ति आपके इस टीम में, कोर टीम का एक सदस्य होना जरूरी है। तो ये कुछ लोग हैं जो आपके कोर टीम में होने जरूरी है। कोर टीम इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग टीम। ये टीम रहेगी जो सारा इलेक्शन को कंट्रोल करेगी, मैनेज और कंट्रोल करेगी। तो ये टीम में जितने भी लोग रहेंगे, कल हमने इसके ऊपर एक अलग सेशन किया था कि कोर टीम में कौन से लोग होने चाहिए। तो ये आपके विश्वास पात्र लोग होने चाहिए, ऐसे लोग जो जिनको आप करीब से जानते हो, ऐसे लोग जिनके ऊपर आप विश्वास रख सकते हो, ऐसे लोग जिनके हाथ में आप पैसे का व्यवहार दे सकते हो, ऐसे लोग जिनसे आप अपनी कुछ सीक्रेट शेयर कर सकते हो। क्योंकि वो कल रजा सर ने एक बताया था कि घर का भेद ही लंका है। तो अगर कोर टीम में से अगर कोई आपका आदमी मैनेज हो जाएगा, तो फिर आपको आने वाले टाइम पे वो तकलीफ देगा। और उसी प्रकार से एक आपका इलेक्शन एजेंट होता है, जो जो कैंडिडेट होता है उसका एक इलेक्शन एजेंट होता है। हर जगह पे कैंडिडेट पहुंच नहीं सकता, तो वहां पे इलेक्शन एजेंट जा सकता है। तो वो इलेक्शन एजेंट भी आपका इस टीम का एक हिस्सा होना जरूरी है, क्योंकि ही विल ऑल्सो बी देयर इन डिसीजन मेकिंग। तो ये कोर टीम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे इलेक्शन को मैनेज करने में और कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। देखो, मैनेज करना और कंट्रोल करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। कि जैसे कि मैं सपोज मैं गाय को चराने लेके जाता हूँ, चरवाया हूँ मैं, और मैं गाय को लेके जा रहा हूँ, मेरे पास 10 गाय है। तो मैं किसी खुले मैदान में चला गया जहाँ पे घास है। अब मैं उनको छोड़ दिया वहां पे, वो अपने अपने हिसाब से सब गाय चरने लगी। अब मैंने क्या किया, उनको मैनेज किया। वहां पे मैं लेके गया, तो मेरे घर से 10 गाय को मैं बाहर निकाला, उनको रास्ते पर से मैनेज करते करते वहां पे लेके गया मैं। और उनको खाना, जहाँ खाना है, चारा खाना है, वहां पे मैं उनको लेके गया। वो अपना चारा खाने का काम, ये मैंने उनको मैनेज किया। अब मुझे उन्हें कंट्रोल भी करना है कि अगर वो गाय कहाँ पे जा रही है, भाग रही है दूसरी जगह पे, तो उसको मुझे वापस लेके आना है। उसको वो ग्रुप में ही रखना है। उसको अगर सब लोग एक ही जगह पे, तो सबको एक ही जगह पे लेना है। वो होने के बाद जब घर जाने का मौका आता है, तो वापस उनको सबको साथ में लेना, तो ये कंट्रोल होगा। तो इसी तरीके से ये जो टीम होगी, वो मैनेज और कंट्रोल ये दोनों काम करेगी, जो जो बहुत जरूरी काम है। और डिसीजन मेकिंग का काम ये टीम करेगी। तो दिस विल बी योर कोर टीम। ये कोर टीम आपकी वॉर रूम में रहेगी। इस कोर टीम के मेंबर को ही वॉर रूम का एक्सेस होगा। आने वाले समय में आगे जो हमारा कोर्स है इलेक्शन मैनेजमेंट का, जो हमारा मॉड्यूल है, उसमें हम आपको बताएंगे वॉर रूम किस तरीके से सेटअप करनी है। देखो, आज की तारीख में वॉर रूम बहुत जरूरी होती है। वॉर रूम एक ऐसी जगह होती है जहां पे बैठ के आप एक्चुअल काम करते हो। इलेक्शन के समय पे आप 10 ऑफिस खोलो, आपको पता है, आपने देखा होगा इलेक्शन, उस ऑफिस में कोई काम नहीं होता। सिर्फ वहां पे जाके कार्यकर्ता बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाने पीने की प्रमोशन का सामान होता है, पैम्पलेट्स वगैरह वो सारे होते हैं, पंडाल लगा होता है, ये सारी होती है। लेकिन वहां पे कुछ काम नहीं होता, और वहां पे आप काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि लोग वहां पे हमेशा आते रहते हैं। तो इसके लिए आपको एक वॉर रूम रहेगी, जहां से पूरा सूत्र संचालन होगा, जहां से इस टीम का पूरा कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट और कंट्रोल होगा। तो ये टीम के जो मेंबर रहेंगे, इनको ही सिर्फ वॉर रूम का एक्सेस होगा। वॉर रूम किस तरीके से सेटअप करनी है, ये हम आपको इलेक्शन मैनेजमेंट का हमारा जो मॉड्यूल है उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये बात थी कोर टीम के बारे में। दूसरी टीम है एडवर्टाइजिंग टीम। ये आपने देखा रहेगा कि अगर आप संगठनात्मक राजनीति करें, तो उसमें हमने एक सोशल मीडिया एक्टिवेशन टीम बनाई। इसमें एडवर्टाइजिंग टीम होगी, वही टीम का कन्वर्जन इसमें हो जाएगा एडवर्टाइजिंग टीम में। इसमें आप सोशल मीडिया में एक्टिव लोगों को लेना है। देखो, अगर आप पहले से संगठन में हो, और अगर संगठनात्मक राजनीति में आप पहले से हो, और आपने आपकी सोशल मीडिया एक्टिवेशन टीम बनाई है, तो आपको एडवर्टाइजिंग के लिए यहाँ पे बहुत मदद होगी। जैसे मैंने कहा ना, दोनों का एक इंटर रिलेशनशिप है। जो पहली टीम होती है वो पूरे लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगी, और ये टीम होती है ये टेम्पररी, दिस इज फॉर द इलेक्शन पर्पज बस। बट इसको बनाना भी बहुत जरूरी है, ये उतनी तगड़ी भी होनी चाहिए। जितनी तगड़ी आपकी ये टीम होगी, उतना ही आपके जीतने के चांसेस 100%
बढ़ जाते हैं। और क्योंकि ये टीम आपको जीत हासिल करने के लिए बनाई गई है, जैसे हमने कहा था कि टीम की जरूरत जीतने के लिए होती है, टीम की जरूरत लीडर को आगे लेके जाने के लिए होती है, टीम का काम होता है कि वो अपने लीडर को आगे लेके जाए। उसी तरीके से अगर आप पहले से संगठन में हैं और संगठनात्मक राजनीति करते आ रहे हैं और आपकी 5 टीम पहले से रेडी है, तो ये टीम बनाने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी और उसका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। और ये मैं किसी बुक में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हम किसी बुक से नहीं करें, ये मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो इलेक्शन लड़ा है उसके ऊपर से मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, और जो मेरी ट्रेनिंग ली अलग अलग जगह पे उसके ऊपर से आपको बता रहा हूँ। अब पर्सन विद गुड डीटीपी नॉलेज, जैसे आपको पता है कि आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ हमेशा पोस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको डीटीपी बनानी पड़ेगी, वो डीटीपी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लोगों को अपीलिंग होनी चाहिए, उसमें आपका फोटो होना चाहिए, आपके जो लीडर्स हैं उनका फोटो होना चाहिए, आप क्या बात करना चाहते हैं वो होनी चाहिए। तो वो काम डीटीपी के लोगों का होगा। सोशल मीडिया के टीम का काम दूसरा उसमें एक बढ़ जाता है इलेक्शन के दौरान, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो कैंडिडेट होता है, आज मतलब पिछले कुछ चुनाव से ये प्रैक्टिस में आया है कि जो कैंडिडेट होता है उसका सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर भी नजर रखी जाती है कि वो क्या पोस्ट कर रहा है, उसने अगर किसी पोस्ट को बूस्ट किया है क्या, पोस्ट को पेड पोस्ट किया है क्या, वो सारी चीजें भी उसको दिखी जाती है, तो उसका हिसाब भी उसे जो हम जिनका अकाउंट होते हैं उसमें डालना पड़ता है। तो ये सोशल मीडिया की टीम का भी काम रहेगा कि उसके ऊपर हमने क्या क्या पोस्ट किया उसके बारे में भी डिटेल हमारे लीगल टीम को या फिर फाइनेंस टीम को दी जाए। तो पर्सन हु हैज अ गुड रेपो विद मीडिया, मैंने कल ही कहा था कि जिसका अगर मीडिया में अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो वो आपको 100% हेल्प करेगा आपका प्रमोशन के लिए, क्योंकि मीडिया में देखो दो तरीके के प्रमोशन होते हैं, एक तो पेड प्रमोशन, इलेक्शन के टाइम पे तो 100% सारा प्रमोशन पेड होता है, मीडिया आपके ऊपर आर्टिकल लगेगी, आपको बोलेगी इसका इतना पैसा लगेगा, तो एक पेड प्रमोशन होता है। और एक होता है नॉर्मल प्रमोशन, जिसमें आके मीडिया सिर्फ आपका एक बाइट वगैरह लेके जाती है। तो ये इस तरीके से अगर आपका कोई आदमी हो जिसका मीडिया में अच्छा रैपो हो, तो वो आपको इसके लिए मदद हो सकती है, और वो आपको ये आपके एडवर्टाइजिंग टीम में काम में आएगी, क्योंकि आपको अलग अलग तरीके की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। पर्सन विद गुड नॉलेज ऑफ पीआर, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर पब्लिक रिलेशनशिप में किसी का अच्छा नॉलेज, क्योंकि देखो पब्लिक रिलेशनशिप और एडवर्टाइजिंग ये दोनों एक साथ में चलते हैं। थियरिटिकली भी अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट का सिद्धांत है, जो भी पब्लिक रिलेशनशिप में होता है उसको उसका जो 50% काम होता है वो एडवर्टाइजमेंट से ही होता है, तो वो एडवर्टाइजिंग से आपसे जुड़ा हो रहेगा, तो इसलिए पीआर अगर रहेगा तो यू विल गेट यू गुड एडवर्टाइजिंग नॉलेज। और हो सके तो इस टीम में आप अगर किसी पेड आदमी को रखते हो, पूरी पूरी की पूरी टीम पेड मत रखो इसमें, अगर आप किसी एक पेड व्यक्ति को रखते हो जो पेड रहेगा, जो आपको बताएगा कि इस तरीके से काम करना है, क्योंकि देखो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना उनका जो डीटीपी होता है या फिर जो ग्राफिक डिजाइनिंग होता है वो अलग होता है, तो हम जितना सोच नहीं पाते वो उसके आगे के लेवल पे सोचते, तो आपका डिजाइनिंग अच्छे से होगा, तो वो हो सके तो आप रख सकते हो। इसके लिए पेड लोग भी मिलते हैं, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। पर आखिर में बात आती है विश्वास की, वो तो ऐसा हो रहा है कि वो पेड आदमी आपके पास भी काम करे और आपके ऑपोजिशन के पास भी काम करे, तो ये फिर से एक दिक्कत का काम हो जाएगा और तकलीफ बढ़ जाएगी। तो पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ प्रिंटिंग एंड अदर एडवर्टाइजिंग, देखो आज फ्लेक्स प्रिंटिंग होती है, बाद में आपके हैंडबिल्स प्रिंट होते हैं, आपका जो अगर आप वो क्या बोलते हैं उसे, मुखपत्र बोलते हैं उसको, वो आप प्रिंट करोगे या फिर आप जो करने वाले हो उसकी जो हैंडबिल्स प्रिंट करोगे, वो सारी चीज प्रिंटिंग से रिलेटेड होती है। और इलेक्शन के समय पे आपको ये तुरंत प्रिंट करके लेना होता है, और क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप ग्राम सेवक का या फिर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो तो उसमें क्वांटिटी कम होती है, पर अगर आप एमएलए या फिर एमपी का चुनाव लड़ रहे हो तो ये आपके पास एडवांस में होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप एमपी का चुनाव लड़ रहे हो और बोलोगे यार इसका 5,000 मुझे प्रिंट आउट निकाल के, तो वो आपको काम में भी नहीं आएगा और वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा। हालांकि उसके नीचे लिखा होता है कि 5,000 प्रति, वो आपको हिसाब में दिखाने के लिए लिखा होता है। तो इसी तरीके से आपके पास कोई ऐसा आदमी होना चाहिए आपकी टीम में, चाहे उसे भले आप पेड रख लो या फिर उसकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस हो, तो वेल एंड गुड आपके दोस्त में से अगर वो ऐसा कोई रहेगा। तो ये टीम बनाते समय अगर जैसे हमने कहा था कि अगर आपको टीम बनानी है इलेक्शन के लिए तो 1 साल पहले से आपकी शुरुआत करनी पड़ेगी। ये इसलिए इसको आपको शुरुआत करनी पड़ती है 1 साल पहले से, क्योंकि ये लोग आपके पास होने जरूरी है। अगर सपोज इस जगह पे अगर आपका कोई दोस्त है जिसकी प्रिंटिंग प्रेस है, तो वो आपको काम जल्दी से भी करा के देगा,
आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको क्रेडिट भी मिल सकता है, क्रेडिट भी दे सकते हैं, मतलब कि बाबा आज पैसा मत दे, तो 4 दिन के बाद पैसा दे। तो ये सारी चीजें हो सकती है, और काम दिल से भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आपके कोई जान पहचान का आदमी रहा, या फिर जिसकी कोई प्रिंटिंग प्रेस है, या फिर जिसका खुद को प्रिंटिंग के बारे में नॉलेज है, तो ऐसे आदमी अगर आप रखोगे तो ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। उनको उनका काम आप करने को दे सकते हैं। 5 या 6, इससे ज्यादा इस टीम में लोग ना रखें, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा विचार तो आते ही है, पर ज्यादा गलतियां भी होती है। एक ही चीज के ऊपर अगर एक आदमी सोचता है तो वो काम ठीक तरीके से होता है, अगर 2 आदमी सोचते हैं तो और अच्छी तरीके से होता है, पर 2 से ज्यादा आदमी लोग जब सोचते हैं कि चीज के ऊपर, तो वो काम पूरा खराब हो जाता है। तो इसमें ज्यादा लोगों को ना रखें, क्योंकि ये क्रिएटिव काम होता है, क्रिएटिव माइंड के लोग इसमें इन्वॉल्व करें, क्रिएटिविटी उनकी अच्छी होनी चाहिए। पर उसमें भी ध्यान रखें, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी लोगों को समझ में नहीं आती। तो जिस भी आदमी को आप क्रिएटिव आदमी को यहाँ पे रखोगे, तो उससे पहले पॉलिटिकल नॉलेज होना भी जरूरी है। सेकेंडली उसे ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं पॉलिटिकल कैंपेनिंग कर रहा हूँ तो लोग क्या चाह रहे हैं। उसमें आपका मुद्दा होना चाहिए कि हम कैंडिडेट को आगे दिखाएं। तो ये चीज आप उसमें ध्यान रखो कि आपका जो भी पीआर होगा या फिर एडवर्टाइजिंग की टीम होगी, उससे आप एक बार ये बात कर लीजिए। आप इस टीम के हेड रह सकते हैं, और क्योंकि कोर टीम के भी हेड आप ही रहोगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का पावर हर चीज के ऊपर होगा। पर जैसा हमने कहा था कि कोर टीम में हर एक व्यक्ति एक एक जन होगा, तो एडवर्टाइजिंग टीम का एक इंचार्ज होगा कोर टीम में। बाद में हमारी अगली जो टीम है, जैसे फाइनेंस टीम, उसका एक इंचार्ज उस कोर टीम में होगा। बाद में हमारी लीगल टीम है, उसका एक इंचार्ज, हर एक टीम का एक इंचार्ज कोर टीम में होगा, जो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके तुम्हारे पास जो कैंडिडेट होता है उसको ला के देगा, और कैंडिडेट उसके ऊपर डिसीजन लेगा, या फिर कैंडिडेट के बदले जो भी उनके डिसीजन मेकर्स है वो उसमें डिसीजन लेंगे। हो सके तो काम को डेलीगेट करना सीखो, काम डिवाइड करो, ताकि आपके ऊपर ज्यादा काम ना आए। ये मैनेजमेंट का रूल है। फाइनेंस टीम, कीप अ पर्सन फ्रॉम योर फैमिली हु कैन टेक फाइनेंशियल डिसीजन। देखो, इलेक्शन के वक्त पैसा बहुत लगता है, और पैसा आपसे लोग निकालने की कोशिश भी करते हैं। जहाँ पे अगर 10 रुपया लग रहा है, तो वहां पे लोग आपको 100 रुपया बोलेंगे। अब तभी आपका मतलब हाथ पत्थर के नीचे फंसा होता है। या फिर जैसे कहते हैं ना कि अगर शादी है तो हम लड़की वाले होते हैं तभी, तो आपको जो सामने वाला बोलता है वो आपको करना ही है। तो कोई ऐसा आपके घर का व्यक्ति रखो जिसका जो कंजूस हो, मतलब कंजूस मतलब वैसा वाला कंजूस नहीं, कंजूस इसका मतलब जिसका हाथ, मतलब जो पैसे को रोक के रख सके। मतलब ऐसा नहीं कि आया कि पैसा ले ले, आया कि पैसा, तो लोगों को दबाना भी उसको आना चाहिए। देखो, हर चीज की कीमत होती है, और वो कीमत सही करना जरूरी है। तो ये काम घर वाला ही आदमी कर पाएगा, दूसरा कोई आदमी नहीं कर पाएगा। तो जिसको पैसे के बारे में ज्ञान हो सके तो आपके डैडी या फिर मम्मी को तो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगी। अगर हाँ, मम्मी आपकी पहले से पॉलिटिक्स में, तो शी इज द बेस्ट, वो अच्छी तरीके से कर पाएगी। और हो सके तो किसी फीमेल को यहाँ पे इन्वॉल्व करो, तो ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। फाइनेंस टीम में आपके घर का कोई आदमी होना जरूरी है, जिसके पास सारा पैसा होगा, जिसके पास सारे पैसे के बारे में डिसीजन लेने की पावर आपने देनी चाहिए। एक सीए होना चाहिए, एक अकाउंटेंट या फिर अकाउंटेंट। सीए अगर हो सके, अगर आपका कोई दोस्त सीए है तो आप उसको इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, या फिर किसी अकाउंटेंट को आप हायर कर सकते हो। तो अकाउंट का काम क्या होता है कि दिन भर आप जो खर्चा करते हो इलेक्शन पे, आपको हर दिन का खर्चा वहां पे सबमिट करना पड़ता है इलेक्शन ऑफिस में। तो अकाउंटेंट का काम यही होता है कि आप जो भी खर्चा दिन भर करते हो, एट द एंड ऑफ द डे वो खर्चा जाके सबमिट करना पड़ता है वहां पे इलेक्शन ऑफिस में। तो ये काम अकाउंटेंट करेगा, अकाउंट्स की टीम करेगी, फाइनेंस की टीम करेगी। इनका काम ये होगा कि ये, उसके लिए आपको अकाउंटेंट की जरूरत है। एक कोई ऐसा आदमी जिसको व्यक्ति को जिसको अकाउंट के बारे में ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति का आप रख सकते हैं। 1 or 2 people अंडर द अबव पर्सन टू हेल्प। देखो, भागदौड़ करने के लिए 1-2 लोग जिनको जिनके ऊपर आप विश्वास रखते हो, जिनको आप पैसा दे सकते हो हाथ में हैंडल करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपका करीबी है, आपको पता है कि आप उसको पैसा दे सकते हो हाथ में, वो हैंडल कर सकता है पैसे, वो कोई अफरा तफरी नहीं करेगा, वो आपको हिसाब बराबर दे। तो ऐसे लोग, तो इस टीम में ज्यादा लोग ना रखे, कम से कम लोग रखने की कोशिश करें इस टीम में। 2 या 3 लोग ज्यादा से ज्यादा आप इस टीम में रखो, क्योंकि ये फाइनेंशियल टीम होती है, इसमें से चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो, इसके बारे में बाहर लोगों को समझना नहीं चाहिए। जितने कम आप लोग इसमें रखोगे
उतना ही कम बाहर जाएगा। देखो 100% चुनाव है, चुनाव में चीजें बाहर निकलती है, लोग ये कोशिश भी करते हैं, ऑपोजिशन का ये कोशिश भी रहता है कि आपको आपका क्या चल रहा है उसके बारे में वो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जितना आप ऑपोजिशन को जानोगे उतना, और आपकी तरफ से भी ये कोशिश होगी कि आपका ऑपोजिशन वाला क्या कर रहा है, तो उसी तरीके से वही कोशिश आपके साथ भी होगी। तो उसलिए इस टीम में कम से कम लोगों को रखना कोशिश के। आप इसमें 2 लोग या 3 लोग मैक्सिमम रख सकते हैं, एक आपके घर का आदमी, एक अकाउंटेंट और एक भागदौड़ करने वाला लड़का जो जाके वहाँ पे सबमिशन करे। ये फाइनेंस टीम है, इसमें ये चीज होनी चाहिए। इसके बाद जो टीम है वो कानूनी टीम होती है, जिसमें लीगल टीम होती है। आपको नाम से ही पता चल गया रहेगा कि लीगल टीम मतलब इसमें एक सीनियर एडवोकेट होना जरूरी है। और एडवोकेट सिर्फ एडवोकेट नहीं, मतलब नाम का सीनियर एडवोकेट नहीं होना चाहिए, उसे इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन मैटर्स के बारे में पता भी होना चाहिए। सबसे पहली शुरुआत तो उसकी होती है आपका पर्चा भरने के, क्योंकि आपको जो पर्चा भरना पड़ता है उसमें एक एफिडेविट देना पड़ता है। उस एफिडेविट में आपको आपके बारे में सारी चीजें बतानी पड़ती है, आपके घर के लोग कैसे हैं, उसमें आपको आपकी वित्तीय जानकारी भी देनी पड़ती है। वित्तीय जानकारी के लिए आपको फाइनेंस टीम की जरूरत पड़ेगी, इसमें जो सीए होता है वो आपको सारी चीजें बताएगा, इसमें ये ऐसा बोलो, इसमें ऐसा बोलो। आपको आपके हाथ में कितना पैसा है, कैश कितनी है और आपके बैंक में कितनी है, आपके और आपके परिवार के लोगों की, ये उसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है। तो ये काम आपकी फाइनेंस टीम करेगी, और उसको लीगली मैनेज करने का काम, लीगली डालना, पेपर पे डालने का काम आपकी कानूनी टीम करेगी। तो ऐसा कोई आदमी होना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसको चुनावी मामले के बारे में मालूमात हो। अगर आप किसी को भी उठा के लेके आओगे, अगर मतलब कोई सिविल, आप बोलेगे नहीं सर मेरा एक बहुत सीनियर एडवोकेट बहुत पहचान का है, वो हाईकोर्ट में करता है, बहुत बड़ा एडवोकेट है, मैं उसको रखना चाहता हूँ, पर उसको इलेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है। वो अपने फील्ड में होगा, मतलब क्राइम में होगा या फिर सिविल मैटर्स में वो एकदम अच्छा होगा, और उसको अगर इलेक्शन के बारे में मालूम तो आपको वो मतलब सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। तो इस आदमी को, जिसको भी आप चुनाव में इसमें चुनोगे, वो आदमी जिसको इलेक्शन के बारे में मालूमात है, ऐसे आदमी को चुनो। 1 या 2 एडवोकेट आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि सीनियर वकील जो होता है वो हर जगह में भाग दौड़ नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसके असिस्टेंट के लिए 1 या 2 आप इसमें वकील ऐड कर सकते हो। आप बोलोगे कि कानूनी टीम का आगे क्या काम होगा, पर्चा मैंने भर दिया, आपके परमिशन लेने का काम ये कानूनी टीम काम करेगी। आपको अगर कोई चुनावी रैली करनी है, कोई बड़ा नेता आपके पास आ रहा है, तो उसके लिए परमिशन लेने पड़ते हैं, वो जो पेपर वर्क का काम होता है वो ये टीम करती है। जो भी परमिशन लेने का काम है, भागदौड़ करने का काम है, अगर आप किसी गाड़ी को हायर करें तो उस गाड़ी के पेपर्स को क्लियर करके उसके बारे में परमिशन लेने का काम, ये पेपर वर्क का जो काम है ये पूरी टेक्निकल टीम, जो टेक्निकली जो काम करेगी वो ये कानूनी टीम काम करेगी। इस टीम में एडवोकेट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो कानूनी लैंग्वेज उनको अच्छी तरीके से आती है, और एडवोकेट चुनते समय आप ऐसे लोगों को चुनो जिनको चुनावी चुनावी प्रक्रिया के बारे में पता है और क्या क्या करें। तो ये लीगल टीम है। अगर कल को उसके कुछ लीगल मैटर्स होते, देखो इलेक्शन के समय लीगल मैटर्स होते ही है। जैसे मैं अपना खुद का उदाहरण देना चाहूंगा, मेरा जब इलेक्शन चल रहा था, तो इलेक्शन के एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले हमारी एक जगह थी, तो मतलब मेरा स्कूल ही था, वहाँ पे हम पैसे के पैकेट बना रहे थे, पैकेट बना रहे थे। अच्छा, वो पैकेट हम किसी को देने के लिए नहीं बना रहे थे पैकेट, वो हम दूसरे दिन जो पोलिंग एजेंट्स है, पोलिंग एजेंट को आपको पता है, पोलिंग एजेंट वहाँ पे हर इसके बूथ पे जाके बैठते हैं, तो उनको पोलिंग एजेंट्स को देने के लिए पैकेट देना पड़ता है, जिसमें 1000 रुपए के 1000 रुपया होता है। तो वो पैकेट हम वहाँ पे भर रहे थे, तो किसी ने कंप्लेंट की हमारी कि यहाँ पे लोगों को पैसा बांटने का काम चल रहा है। वहाँ पे पुलिस तुरंत आई और हमारे जो लोग थे वहाँ पे उनको उन्होंने पकड़ लिया। अब ये लीगल इश्यू हो गया यहाँ पे, रात को 2 बजे थे और दूसरे दिन इलेक्शन सुबह था, तो हमारा सब भागदौड़ शुरू हो गया। तो इस समय मैंने मेरे तुरंत एक दोस्त को मैंने फोन के, भाई तू जाके वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके देख क्या करना है करके। तो वो वहाँ पे पहुंचा पुलिस स्टेशन में, एडवोकेट था वो वहाँ पे पहुंचा, उसने तुरंत उस मैटर को सेटल करके उस मैटर को वहीं पे खत्म कर लिया। तो ऐसे लोग आपके साथ होने चाहिए, जो अगर लीगल टीम आपके साथ होगी, तो लीगल कोई भी मैटर होता है, आप रैली कर रहे हैं, आपके साथ किसी ने झगड़ा कर लिया रैली में, तो वो लीगल मैटर होता है। आपने आपके भाषण में, आप कैंडिडेट हो और आपके अपने स्पीच में सामने वाले को कुछ बुरा भला बोल दिया, तो वो उसने और उस चीज को अलग तरीके से ले लिया और आपकी कंप्लेंट कर दी, तो वो इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट जाती, उसका फिर नोटिस आता है, फिर उस नोटिस को रिप्लाई देंगे। ये काम आपका नहीं है, ये काम आपकी लीगल टीम करेगी। इसलिए ये टीम आपके साथ में अंत तक रहेगी, जब तक आपका चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता।
तब तक ये आपके साथ में रहेगी, और अगर आप जीत जाते हो तो आपको इनकी जरूरत 100% पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये आप ध्यान में रखो, ये टीम आपके साथ होनी जरूरी है। पब्लिक मीटिंग और पदयात्रा ऑर्गेनाइजेशन टीम, ये आप जो चुनाव में प्रचार करोगे उसको मैनेज करने के लिए आपको लोग लगेंगे। देखो, चुनाव में दो तरीके के प्रचार होते हैं, एक तो पदयात्रा होती है और एक तो पब्लिक मीटिंग। ये दो प्रचार पद्धति अभी तक है और पहले से चली आ रही है, क्योंकि लोगों तक पहुंचने के लिए, अपने विचार लोगों तक रखने के लिए, कैंडिडेट कैसा दिखता है इसके लिए आपको पदयात्रा करनी पड़ती है। आपके विचार लोगों तक पहुंचते, आपके पार्टी के विचार, आपके पार्टी का कोई बड़ा लीडर आता है उसके विचार, उसके लिए आपको पब्लिक मीटिंग्स करनी पड़ती है। तो ये मैनेज करने के लिए आपको लोग लगेंगे, क्योंकि चुनाव के समय ऐसा नहीं ना कि आज आपने पब्लिक मीटिंग कर लिया आप आराम कर लिए। चुनाव के समय में दिन में 2 या 3 पब्लिक मीटिंग होगी आपकी, वापिस दूसरे दिन 2 या 3 अलग दूसरी जगह पे होगी, वापिस दूसरे दिन सुबह आपकी पदयात्रा एक दूसरे जगह पे होगी। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपको टीम लगेगी, वो ये टीम है जो पब्लिक मीटिंग और पदयात्रा ऑर्गेनाइजेशन टीम रहेगी। इसमें जैसा मैंने कहा था कि आपके पास एक गुड स्पीकर होना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अ पर्सन हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैनेजिंग पर्सन प्रोग्राम, इसमें इस टीम में टीम अलग अलग टीम बनेगी, जैसे कि टीम ए, टीम बी और टीम सी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ क्यों इसकी जरूरत क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका इलेक्शन प्रचार शुरू हुआ है और आज क्या है, आज मेरे ख्याल से 3 तारीख है। 3 जुलाई को शाम को 6 बजे आपकी पब्लिक मीटिंग है, शाम को 7:30 बजे आपकी एक पब्लिक मीटिंग है, और शाम को 9 बजे आपकी पब्लिक मीटिंग, तीन मीटिंग आपकी है। और ये तीनों भी मीटिंग अलग अलग जगह पे है। ठीक है, आपने उधर के कार्यकर्ता को बोला है कि भाई पब्लिक मीटिंग है, ये पैसा ले लो, आपकी फाइनेंस टीम ने उसको पैसा दे दिया, आपकी लीगल टीम ने उसे परमिशन निकाल के दे दिया, और उसने उसे कहा कि बाबा ये परमिशन है, ये पैसा है आपको, वहां पर उसने वहां पे पंडाल का वगैरह सारा चीज का। तो फिर टीम की जरूरत क्यों है? टीम की जरूरत क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसा होता है कि हर जगह पे आप शुरुआत में नहीं जाओगे एज ए कैंडिडेट, क्योंकि आपको हर जगह पे घूमना पड़ता है। तो वहां पे सबसे पहला जो स्पीकर होगा आपका, ये जो मैंने कहा था ना गुड स्पीकर, ये सबसे पहला वहां पे जाएगा, मीटिंग को शुरू करेगा। जैसे अगर 7 बजे की मीटिंग है तो ये जरूरी नहीं कि आप वहां पे 7 बजे होने चाहिए, आप वहां पे 7:30 बजे पहुंचिए। तब तक उससे पहले माहौल बनाने का काम ये जो गुड स्पीकर है वो करेगा, या फिर कंपेयरिंग का काम वो करेगा। उसने एक बार वहां पे टीम कर, अब टीम ए, टीम बी, टीम सी का क्या काम है। जैसे शाम को 7 बजे मीटिंग है, एक्स वाई सपोज हम लोग पकड़ लेंगे कि लोकेशन दिल्ली का मीना बाजार है, मीना बाजार में पहली मीटिंग है। तो हमारी टीम 6 बजे की मीटिंग है, हमारी टीम 5 बजे वहां पे पहुंच जाएगी। ए टीम वहां पे पहुंची, ए टीम ने सारे चीजों को चेक कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बराबर है, साउंड सिस्टम बराबर है, वहां पे लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां बराबर बांधी है, टेंट वाले ने टेंट का काम बराबर से किया है, जो लोग आने वाले वो भी सही तरीके से आ रहे हैं, जो लीडर्स का मूवमेंट है वो सारा काम ये टीम ए करेगी। और मीनवाइल आपकी दूसरी मीटिंग दिल्ली के कनॉट प्लेस में है, मतलब लोकेशन दूसरा है, तो वहां, और वो लोकेशन 7:30 बजे का है, तो आपकी बी टीम वहां पे 6:30 बजे पहुंच जाएगी, 1 घंटा पहले पहुंचेगी और सारा चीज को मैनेज करेगी, सारा चीज को देखेगी, और वहां पे वही काम करेगी जो टीम ए ने किया है। फिर उसके बाद आपका थर्ड लोकेशन है, सपोज XYZ प्लेस, जहाँ पे आपकी तीसरी मीटिंग है, जो मीटिंग 9 बजे होनी है। तो वहां पे आपकी सी टीम 8 बजे पहुंच जाएगी और सारा सिस्टम देखेगी। और एक एक टीम जिस तरीके से एक एक टीम काम करती जाएगी उस तरीके से, जैसे यहाँ पे ए टीम ए लोकेशन पे, फर्स्ट लोकेशन पे आपका जो गुड स्पीकर वाला पर्सन है उसने मीटिंग शुरू कर दी, फिर वो जाएगा दूसरे आपके लोकेशन पे जहाँ पे आपकी दूसरी मीटिंग है। तब तक पहली मीटिंग में आप पहुंच जाओगे, आप अपना भाषण करोगे, आप अपनी सारी चीजें करोगे, आप लोगों से मिलोगे वगैरह, फिर उसके बाद आप वहां से निकलोगे। तब तक मीनवाइल वहां पे जो वाइंड अप करना है, कुछ लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना है, टेंट वाले का पैसा देना है, साउंड वाले का पैसा देना, ये सारे काम टीम ए करेगी। टीम ए फिर फ्री हो जाएगी, वो अपने दूसरे काम के लिए चली जाएगी। तब तक टीम बी के पास टीम बी का काम वहां पे चल रहा है। आपका जो गुड स्पीकर है वो वहां पे पहुंच गया, उसने मीटिंग को चालू कर दी, आप वहां पे पहुंचे, आपने आपका भाषण कर दिया, और वहां से वैसे मीटिंग को वाइंड अप करके फिर आप 9 बजे दूसरी मीटिंग के पहुंचे जहाँ पे टीम सी पहले से मौजूद है। तो ये इस तरीके से काम हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सारा चीज एक व्यवस्थित तरीके से होते रहेगा, और आप जितना काम डेलीगेट करोगे, जितना काम लोगों को दोगे, उतना काम अच्छे से होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये इसमें आपको 3 टीम बनानी, और ये सेम फंडा जो है
ये पदयात्रा के बारे में भी हो सकता है, जो भी पदयात्रा होती है, क्योंकि पदयात्रा तो नॉर्मली एक ही जगह से होती है, पर पदयात्रा का डिस्टेंस बहुत होता है, कभी कभी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हम चलते, कभी गाड़ी में चलते, कभी चल के चलते, अगर कोई लीडर है तो उसके साथ में चलते। तो उसके लिए भी आपको ये लगेगा। इनका काम मेन ये होगा कि ऑर्गेनाइज एंड मैनेज पब्लिक मीटिंग्स एंड पदयात्रा। ये टीम बहुत जरूरी है। ये टीम आपकी कोऑर्डिनेट करेगी आपकी कोर टीम के साथ में, ये टीम कोऑर्डिनेट करेगी आपकी एडवर्टाइजिंग टीम के साथ में, क्योंकि वहां पे जब आप कोई मीटिंग है या फिर कोई पदयात्रा है, तो पदयात्रा में आपको फ्लायर्स लगेंगे हाथ में पकड़ने के लिए, वो काम एडवर्टाइजिंग टीम का होगा। मीटिंग है तो पीछे बैनर लगेगा, वो काम एडवर्टाइजिंग टीम का होगा। आपके 2-3 पोस्टर लगेंगे स्टेज के ऊपर, वो काम एडवर्टाइजिंग टीम का होगा। ये टीम कोऑर्डिनेट करेगी फाइनेंस टीम के साथ में, क्योंकि मीटिंग अगर रखनी है तो टेंट वाले को पैसा देना है, स्पीकर वाले को पैसा करना है, अप एंड डाउन कोऑर्डिनेशन ट्रांसपोर्टेशन का है, तो ट्रांसपोर्टेशन टीम के साथ भी एक टीम कोऑर्डिनेट करेगी। ये टीम कोऑर्डिनेट करेगी एडवोकेट की, जो हमारी टीम है उसके साथ, लीगल टीम के साथ, परमिशन है, कुछ अगर लीगल इश्यूज है उसके बारे में सारी चीज। तो जितने भी टीम के बारे में आज हम बताएंगे आपको, ये सारी टीम एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करेगी। इसमें से अगर एक टीम भी कमजोर पड़ जाती है तो सारी टीम डिस्टर्ब हो जाएगी। और कोर टीम का ये काम रहेगा कि इन टीम को जिंदा रखना, इन टीम को मोटिवेटेड रखना, इन टीम को एक्टिवेटेड रखना। तो ये मेरा पार्ट था टीम के बारे में। जो हमने आपको 10 टीम हमने चुनी थी, उसमें से कोर टीम के बारे में मैंने आपको बताया, आपको एडवर्टाइजिंग टीम के बारे में मैंने बताया, आपको फाइनेंस टीम के बारे में मैंने बताया, आपको लीगल टीम के बारे में मैंने बताया, और आपको मैंने पब्लिक मीटिंग और पदयात्रा अरेंजिंग टीम के बारे में बताया। ये 5 टीम मैंने आपको बताई है। उसके बाद की जो टीम है, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये पहले की टीम थी, इसके बाद की जो 5 टीम है इसके बारे में रजा सर आपको बताएंगे। रजा सर, ओवर टू यू। अगर फिर भी उतने में अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, सवाल पूछने, तो हम 5 मिनट में सवाल ले सकते हैं। जी, आई थिंक सर सवाल ले लेते हैं। हो सकता है किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पोस्ट में एंड में सवाल लेने से अच्छा अभी लेते हैं। अगर किसी को लेना है तो पूछ सकते हैं। किसी को सवाल पूछना है? ठीक है। मीनवाइल जब तक कुछ लोग अपना क्वेश्चन टाइप वगैरह कर रहे हैं, दादा आई वाज थिंकिंग, क्योंकि आज मुझे काफी सारे लोगों के फोन कॉल्स आए विद रिगार्ड्स टू द फीस, कि बहुत सारे लोगों की सैलरी फर्स्ट को नहीं होती, 10th को होती है या 7th को होती है, एंड कोविड की वजह से वैसे ही आधी सैलरी आ रही है या सैलरी डिडक्टेड आ रही है, या बहुत सारे इश्यूज हैं। अब लेट्स पर्सनल इश्यूज भी लोगों के कुछ कुछ थे, तो उनका ये कहना था कि वी वांट टू डू, वी आर इंटरेस्टेड, लेकिन हमको पार्ट पेमेंट ऑप्शन चाहिए, मतलब एक ही बार में पूरा पेमेंट हम लोग नहीं भर सकते। तो पार्ट पेमेंट ऑप्शन उनको हम क्या हमारे पास ऐसा कोई हम मे बी बाय द एंड ऑफ दिस मीटिंग क्या हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना। वी देखो, मैंने पहले ही कहा था कि ये हम दोनों की हॉबी है, हम ये हमारा हॉबी के हिसाब से कर रहे हैं। तुम्हें भी पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे भी पढ़ाना अच्छा लगता है, तो पैसे का इसमें मैटर कोई नहीं है। हमें सिर्फ लोग ऐसे चाहिए कि जो अच्छी तरीके से पढ़े और इसको आगे लेके जाए। तो पेमेंट का कोई भी इश्यू नहीं है। अगर किसी को पेमेंट की दिक्कत है तो वी कैन हैव पार्ट पेमेंट इन। देखो, हमारा कोर्स 21 दिन का है, तो उसमें से हमने 3 दिन अभी खत्म हो गए और मेरे ख्याल से 18 दिन बैलेंस है। तो वी डोंट माइंड, हमारे स्टूडेंट है, दे कैन हैव पार्ट पेमेंट, अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। यू डिसाइड कैसा करना है पेमेंट के बारे में, उसमें क्या करना है, कितनी अगर इंस्टॉलमेंट करना है तो इंस्टॉलमेंट किस तरीके से करना है, अगर सबको एक साथ करना है तो वो आप टेक्निकली आप सारी चीजें देख रहे हो, वो वेबसाइट की लिंक वगैरह। तो आप वो अपनी जो टेक्निकल टीम है उनसे बात करो, अगर पॉसिबल होता है तो वो नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव एनी इश्यूज। बिकॉज हमारे लिए जरूरी है कि हमारी सोच लोगों तक जाए, बस, काफी कुछ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रूवल दादा, आपका अप्रूवल बहुत इम्पोर्टेंट था, तो आपने अप्रूवल दे दिया, तो कोशिश करेंगे। मैंने ऑलरेडी टीम से बात कर रखी है, मैंने सोचा अगर आप हाँ बोल देंगे तो कुछ ना कुछ बैकअप में हमारे पास रहे, तो एक ऑलरेडी बात कर दी है, तो वो बाय द एंड ऑफ माय सेशन होपफुली उनका रिवर्ट आ जाएगा। तो जैसे ही आता है मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। करो, अगर किसी का ये प्रॉब्लम है, पैसे की वजह से कुछ चीज रुकनी नहीं चाहिए, नो इश्यूज, वी कैन हैंडल दैट। थैंक यू सो मच। तो यू गो अहेड विद योर। यस, तो जल्दी से हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपने 5 टीम्स के बारे में देख लिया है, अब कुछ टीम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा।
और मैं अपनी पीपीटी शेयर कर देता हूँ सो दैट हम तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है कि इलेक्शन के वक्त आपको कौन कौन सी तरह की टीम्स चाहिए होती है, टीम्स रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट। उसमें ऑलरेडी आपने कोर टीम, एडवर्टाइजिंग टीम, फाइनेंस, लीगल, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन टीम के बारे में देख लिया। मैं आपको बाकी की टीम्स के बारे में बताऊं, तो बिना वक्त जाया किए जल्दी से आगे बढ़ते। पहली है हमारी ट्रांसपोर्टेशन टीम। अगर ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है, कर्मचारी में कैसे होनी चाहिए, कितने होनी चाहिए, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, राइट। तो सबसे पहला चीज इसमें जो आती है वो ये है कि यू रिक्वायर 2 to 3 मेंबर्स इन दिस टीम। आपके पास 2 से 3 मेंबर्स होने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में एक्चुअली ट्रांसलेट नहीं कर पाया, तो कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी दूं कि क्या लिखा है। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वहां ना देखते हुए मेरी तरफ देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप चैट पर लिख सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, आपको मौका दिया जाएगा अनम्यूट करने का। तो पहली चीज जो है कि इसमें 2 से 3 लोग होने चाहिए। ये करेगी क्या थी? अच्छा, आपको ध्यान देना है कि इलेक्शन के वक्त जो है आपका ट्रैवलिंग बहुत होगा। जैसे दादा ने अपनी स्पीच पे कहा कि आप जितने लोगों से मिलेंगे उतना आपका जीतने का चांसेस ज्यादा है, राइट। तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां। अगर आप देखेंगे तो एज अ कैंडिडेट आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होंगे, तो उसके लिए ना बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। आप अगर देखेंगे ना, ध्यान से सोचें इस बारे में, तो आपके पूरे इलेक्शन कैंपेन के वक्त हर जगह पे आपको अलग अलग व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। कभी आप देखते हैं कि हमारे नेता जो है किसी ओपन जीप में आते हैं, ट्रैवल करते हैं, कभी कार में आते हैं, कभी बाइक पर आते हैं, कभी ओपन बस के ऊपर आते हैं। हर तरह का अरेंजमेंट आपको अवेलेबल करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन टीम जो हमारी होगी, इसका ये काम होगा कि इतनी जो अलग अलग तरह की, आप जीप, तो जरूरी नहीं कि आपके पास जीप भी हो, है ना। जरूरी नहीं कि आपके पास बुलेट भी हो, जरूरी नहीं कि आपके पास, अगर आपने रैली निकालनी है तो ये सारी चीजों की अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो ये किसका काम है? ये काम है हमारी ट्रांसपोर्टेशन टीम का। पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हीकल कि कहां से मिलेंगे, क्या मिलेंगे वगैरह, और उसको सही वक्त पे अवेलेबल कराना, ये बहुत जरूरी है। वरना होता क्या है पता है, लास्ट मोमेंट पे हम ढूंढते बैठ जाते हैं कि जीप कहाँ मिल रही है, जीप कहाँ मिल रही है, जीप कहाँ मिल रही है, कोई है क्या। और इलेक्शन के वक्त ज्यादातर जीप, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ये जीप रेंटिंग का, सर्विस का बहुत बड़ा बिजनेस है। इलेक्शन के वक्त ज्यादा से ज्यादा जो होती है ना, वो सर्विसेज आपको नहीं मिलती, बिकॉज बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी बुक कर रखा होता है, बहुत सारी गाड़ियां बुक की होती है। तो अगर आपको किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन उस वक्त करना है, टेम्पो करना है, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, आपके खुद के ट्रैवल की बात नहीं कर रहा, लोगों के ट्रैवल के लिए बस अरेंज करनी है। आपकी कोई रैली है, ओके, और आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लोग चाहते हैं कि आपकी वो बड़ी रैली है, क्योंकि बड़ा नेता आने वाला है उस रैली में, तो वहां पर लोग चाहें तो बस की अरेंजमेंट करना, ये भी ट्रांसपोर्टेशन टीम का काम है। अगर यहाँ से वहां कोई सामान जाना है, उसके लिए टेम्पो चाहिए, ट्रक चाहिए, उसके लिए जो टेम्पो या ट्रक लगेगा, वो भी ट्रांसपोर्टेशन टीम का काम। तो ये सोचने में ऐसा लगता है कि ये टीम क्या करेगी, बट अगर आप देखेंगे तो इनके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि ट्रक चाहिए तो कहां से मिलेगा, उसके 4-5 वेंडर, टेम्पो 4-5 वेंडर, जीप, ओपन जीप चाहिए, ये 4-5 वेंडर्स, कार चाहिए, ये 4-5 वेंडर्स, ये हमारे पास अगर बाइक चाहिए, ये 4-5 वेंडर्स, अलग अलग वेंडर्स, जहां से ये भाड़े पे, रेंट पे, और वो रेंट जो हमारी बजट में हो, वैसी चीज ढूंढ के रखने का काम ये ट्रांसपोर्टेशन टीम का होगा। मेक श्योर करना, कोऑर्डिनेट करना कि ड्राइवर पहुंचा है, गाड़ी पहुंच गई है, हर चीज ठीक से हो रही है, एंड पे सारी चीजें हो गई है, सब कुछ कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन टीम करेगी। बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आप ये सारे फोन लेने लग गए एज अ कैंडिडेट, तो आपका वक्त इसी कोऑर्डिनेशन में चला जाएगा, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि ये सारी चीज ये करती है। बेसिकली इसका काम सिर्फ मटेरियल मैनेजमेंट का नहीं होता है, इसका काम कैंडिडेट से लेके पब्लिक तक हर मैनेज करना, हर एक को यहाँ से वहां मूव करने का काम जो है ट्रांसपोर्टेशन टीम करती है। अगर गाड़ी खराब हो गई, दूसरी गाड़ी भिजवाना, आपको यहाँ से वहां मूव करने के लिए जो भी चीजों की जरूरत लगती है,
आपको कौन सी गाड़ी में जाना चाहिए, कौन सी गाड़ी में कहाँ जाने से आपका इंप्रेशन किस तरह का होगा। अगर कोई कॉलेज में आप जा रहे हैं, यंग क्राउड है, तो आप अगर गाड़ी में क्लोज गाड़ी में अगर जाएंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। अगर आप वही कॉलेज में बुलेट पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, राइट, तो वो उसमें इंप्रेशन, और आपके साथ वाले सारे बाइक पर आ रहे हैं, तो उसका एक इंप्रेशन जो है वो अलग होगा। तो ये अंडरस्टैंड करना कि कहाँ पर क्या जरूरत है, वो तो ऑफकोर्स जो इवेंट मैनेजमेंट टीम है वो कर देगी, राइट। हमको सिर्फ ये कोऑर्डिनेट करना है कि जो जो चीजें आपको मूव करने के लिए लग रही है, लोगों को मूव करने के लिए लग रही है, चाहे वो बाइक पर हो, चाहे वो कार में हो, चाहे वो बसों में हो, उसका अरेंजमेंट करने का काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन टीम का है। ये कोऑर्डिनेट करेगी लीगल टीम के साथ, क्योंकि अगर आप बाइक रैली निकाल रहे हैं, अगर आप कार से रैली निकाल रहे हैं, ऑटो रिक्शा की रैली होती है, आपको पता ही होगा, टैक्सियों की होती है, तो ये सारी चीजों के लिए परमिशन लेने का जो काम है उसके लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा लीगल टीम के साथ और फाइनेंस टीम के साथ। क्योंकि बहुत ज्यादा बार आपको ऐसा होगा कि लोग जो है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे ऑटो रिक्शा वगैरह होती है या बाइक रैली वगैरह, तो लोग अपनी घर की बाइक लाते हैं, राइट, ऐसे रेंटल वगैरह नहीं होता। लेकिन कभी कभार अगर ऐसा है कि कुछ रेंट लेना पड़ रहा है, आपको जीप लेनी पड़ रही है, बस लेना पड़ रहा है, उसके लिए एक बजट एलोकेटेड होता है, आपको वो बजट लेना और उसी बजट में उसको फिट बिठाना पूरे ट्रांसपोर्टेशन को, ये काम जो है वो फाइनेंस टीम के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टेशन टीम करती है। तो परमिशन के लिए लीगल टीम के साथ, क्योंकि विदाउट परमिशन अगर आपकी गाड़ियां बाहर निकली है, तो जैसे दादा ने आपको ऑलरेडी बताया, वहां लोग ताक में बैठे हुए कि आप कोई गलती करें और आप पे उंगली उठाई जाए। और आप इन सब चीजों में, छुटपुट चीजों में, कि कहीं जाके किसी ने कंप्लेन कर दी, किसी ने जाके आपके बारे में कोई केस कर दिया, कुछ कर दिया, आप इन सब चीजों में फंस जाएंगे। हालांकि ये पॉलिटिकल केसेस है, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, लेकिन आप इन सब चीजों में फंस गए तो आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। इसीलिए कोऑर्डिनेशन, देखो ये जो टीम बताई गई है आपको, ये सारी टीमों में सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। ये टीम आपस में कितनी बार बात करती है, और इसीलिए आपके जो कोर टीम मेंबर्स है ना, जो ये पूरे टीम्स को चला रहे हैं, इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है इनका रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये लोग सबको चला रहे हैं। एक वॉर रूम में बैठकर आप सारी की सारी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, एक ही वॉर रूम है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सारी टीम जो है आपस में कोऑर्डिनेशन में रहे, आपस में बात करती रहे, आपस में डिस्कशन करती रहे। एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि जो टीम्स के जो भी हेड है ना, इनकी आपस में बननी चाहिए। अगर इनका आपस में मुठभेड़ है ना, तो ये क्या करेंगे पता है, आपस में बदला लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं कुछ गलत करूं इस पे नाम आए, वो कुछ गलत करे मेरे पे नाम आए, ये सारी चीजें चलती रहेगी। तो आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि आपस में इनकी बननी चाहिए। उसके लिए भी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती है, आपको टीम किस तरह से आपस में खुश रखना है, ये वो उस पर हम आएंगे। आज का वो मुद्दा नहीं है, तो उस पर हम आएंगे कि पॉलिटिकली लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपको मेक श्योर करना है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सामान, आप रैली कर रहे हैं, रैली में आपको झंडों की जरूरत है, आपको बैंड्स की जरूरत है, बैचेस की जरूरत है, फ्लैग्स की जरूरत है, और वो पहुंचा ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन टीम ने अपना काम किया ही नहीं, वो पहुंचा ही नहीं, वो अटक गया, वो फंस गया, तो अब क्या करो। सोचो कितनी सूखी रैली होगी। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन टीम जो ऑलवेज ऑन द एज, जिसको कहते हैं ना, एकदम ऑलवेज ऑन द एज होनी चाहिए, ऐसी टीम जो चुटकी बजा के काम होने। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, टेक्निक ट्रिक भी हम दे रहे हैं। देखो इससे बता नहीं रहे ऐसे बनाओ, हम आपको टेक्निक भी बता रहे हैं। एक, अगर आपको टेम्पो चाहिए, उसके लिए आपके पास 5 वेंडर्स का, वेंडर यानी जो 5 जो टेम्पो देते हैं उनको वेंडर कहते हैं। तो आपके पास 5 वेंडर का नंबर होना चाहिए जो आपके बजट में आपको टेम्पो देंगे। इनका काम ये भी है कि उनसे फोन करें, बात करें, उनसे बात करें कि हमको कभी भी टेम्पो लग सकता है, हम ये बजट आपको देंगे, इतने पैसे में आपको देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपको कार चाहिए, उसके लिए 5 वेंडर, अगर आपको जीप चाहिए उसके लिए 5 वेंडर, बस चाहिए उसके लिए 5 वेंडर, आपको लगता है कोई बड़ा नेता आने वाला है तो बस, ओपन बस या ट्रक पे जाना चाहिए, उसके लिए 5 वेंडर, उसको सजाने धजाने का काम जो भी करना है, फूल लगाना है, माला लगानी है, जो कुछ भी करना है, ये पूरा का पूरा काम है वो ट्रांसपोर्टेशन की। तो आप समझ रहे हैं कितना अहम रोल है इनका, और इसलिए आपको वैसी टीम चाहिए जो इतनी रिस्पॉन्सिबल हो, जो ये काम कर सके। इसके बाद इनका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है ना। मैंने एक बात मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कैंडिडेट के साथ घूम रहे थे, कैंडिडेट जीप पर है, हम क्योंकि हम एनालाइजिंग टीम में थे तो हम अलग पहले ही
बाइक पर हम जा रहे थे और कैंडिडेट पीछे जीप पे आ रहा है, हम एक ऐसी गली में घुसे, ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत सीखने वाली बात है। ऐसी गली में घुस गए हम जहां से यूटर्न लेने की जगह ही नहीं। अब कैंडिडेट के पीछे इतने लोग हैं, कैंडिडेट के आगे जगह नहीं है, राइट, और आगे जाने का जगह तो है लेकिन वो बाइक जा रही है, लेकिन ये नहीं है, तो कैंडिडेट को फिर हमको वो जीप से उतारना पड़ा, फिर बाइक पे बिठाना पड़ा, और फिर वो बाइक से आगे हमने वो कंटिन्यू किया उस चीज को, राइट, बट इट वॉज अ केओस। तो ट्रांसपोर्टेशन टीम का काम बेसिकली क्या होना, तो ये जो भी टीम जो है, जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, जो हमारी जो पद यात्रा वाली टीम, पद यात्रा तो अलग हो गई, बट जो इवेंट कोऑर्डिनेशन टीम है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके अंडरस्टैंड करके क्या जा सकता है वहां, जो हमने गाड़ियां अरेंज करी कि वो जा सकती है, पार्किंग कहाँ होगी, क्योंकि पार्किंग टिकट मैंने बोला ना आपको, हर चीज पे आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा, हर चीज पे आपका ध्यान देगा, तो हर चीज पे बताओ, रूट मैप करना पूरा कि कहाँ से कहाँ जाएंगे, कौन कैसे जाएगा, कैसे क्या होगा, ये उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये पूरी की पूरी चीज देखना, ये ट्रांसपोर्टेशन टीम का काम है, राइट। तो ये सिर्फ नहीं गाड़ी दे दिया बस मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, वो गाड़ी कौन सी वाली देनी है अकॉर्डिंग टू द नीड, ये सारी की सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन टीम का काम है। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, कोई इंसान जिसको थोड़ी बहुत गाड़ियों की नॉलेज हो, थोड़ा बहुत पता हो, या फिर ऐसा कोई इंसान जिसको रूट की जानकारी हो, राइट, जानता हो कि कौन सी जगह से क्या होता है वगैरह, ऐसे लोगों को अगर आपने अपनी टीम में रखा हुआ तो बहुत बढ़िया है। इस टीम की खासियत है इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, वैसे ग्रेट स्किल नहीं चाहिए, जैसे आपको लीगल टीम में लॉयर चाहिए, फाइनेंस टीम में आपको ऐसा इंसान चाहिए जिसको फाइनेंस के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज हो, आपको एडवर्टाइजिंग में ऐसा इंसान चाहिए जो क्रिएटिव हो, एड बनाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग जिन पे ज्यादा कोई टैलेंट नहीं है आप उनको यहाँ यूज कर सकते हो, जो स्पेसिफिक टैलेंट वाले नहीं है उनको ट्रांसपोर्टेशन में आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है मटेरियल मैनेजमेंट टीम। इलेक्शन मटेरियल के बगैर अधूरा है, ये जो है ना, दिस इज द ग्लिटर। ये इलेक्शन की, अगर इलेक्शन हो रहा है किसी जगह पर, ये आपको कैसे पता चलेगा, वहां पर यूज होने वाले मटेरियल से पता चलेगा कि जिस तरह का मटेरियल हो, जितना भव्य, जितना ज्यादा मटेरियल यूज होगा, उतनी ज्यादा जो है इलेक्शन की और रौनक है। ये रौनक है, दीपावली की रौनक जिस तरह का लाइटिंग होती है ना, वैसे इलेक्शन की रौनक इलेक्शन का मटेरियल है। तो इलेक्शन में मटेरियल मैनेजमेंट के लिए एक टीम आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास जितना अच्छा मटेरियल, जितना ज्यादा मटेरियल, बहुत बार ऐसा होता है ना कि मटेरियल आपने अगर देखा होगा ना कि झंडे हैं बहुत सारे, राइट, लेकिन उस वक्त नहीं मिल रहे हैं, कैब्स बहुत सारी है, बैचेस बहुत सारी, उस वक्त नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए आपके पास एक मटेरियल मैनेजमेंट, कोई बहुत ज्यादा बड़ी टीम नहीं, बट एक मटेरियल मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए। ये करेगी क्या, इस पर चर्चा करते हैं कि पहला काम इसका ये है कि एडवर्टाइजिंग टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना और अंडरस्टैंड करना कि क्या और कितना बनाना। जैसे दादा ने बताया आपको कि 5,000 तो लिखा हुआ है लेकिन आपको 50,000 प्रिंट करने, राइट। तो एडवर्टाइजिंग टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना कि भाई क्या चाहिए आपको, और उसके बाद वो बनवा के लेना काम, मतलब बनाने का काम मतलब डिजाइन विजाइन करने का काम इनका नहीं, खाली बनवा के ले लेना इनका, इनके ताबे में ले लेना, राइट। बन गया उनके ताबे में ले लो, टी शर्ट आ गए ले लो, झंडे आ गए ले लो, ताबे में ले, क्योंकि एडवर्टाइजिंग टीम से डिजाइन करेगी, वो प्रिंटिंग के लिए भी जाएगी नहीं, वो प्रिंटर से कोऑर्डिनेट करेगी, प्रिंट होने के बाद लाने का काम मटेरियल मैनेजमेंट टीम का। वहीं से प्रिंटर के पास से जो चीजें आ जाती है ना, वहीं से इनका काम शुरू हो जाता है। तो पहले तो उनके साथ लाइजन करना है, यानी मिल के सोचना कि क्या चीजें बनानी है और कितनी क्वांटिटी में बनानी है, उस हिसाब से ये लोग उस पर ये करेंगे, क्योंकि इनको ये भी डिसाइड करना है ना कि मेरे 10 ऑफिसर्स है, मटेरियल मैनेजमेंट टीम को ये भी डिसाइड करना है कि 10 ऑफिसर्स है, हर ऑफिस में इतनी चीजें लगेंगी, ओके, तो मेरे पास कितनी होनी चाहिए, और मुझे स्पेयर में भी रखना है, तो सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो इसी के लिए आपको एडवर्टाइजिंग टीम के साथ लाइजन करना है। अच्छा ये भी चीज है कि कौन सी अलग अलग चीजें कहाँ कहाँ बनेंगी, तो वो चीज पे आएंगे कि वो कहाँ से बननी चाहिए, कौन सी इलेक्शन में आजकल नई चीजें क्या आई है जो आप यूज कर सकते हैं, वो आज का टॉपिक नहीं है। बट मटेरियल मैनेजमेंट टीम का काम जो है वो ये है कि प्रिंटिंग से लेकर उसको एंड तक मैनेज करना, ये मटेरियल मैनेजमेंट टीम आपकी करेगी। These people are in charge of getting everything printed or created. प्रिंट करना है तो प्रिंट करना, या क्रिएट करना है तो क्रिएट करना, चाहे बैच प्रिंट कराना हो, टी शर्ट प्रिंट कराना हो,
या कोई कैनोपी बनवानी हो आपको, एक मेकशिफ्ट ऑफिस बनवाना हो आपको, सॉरी क्या कहते हैं आपको, ऑफिस तो बहुत बड़ी होगी बट कैनोपी टाइप सेंटर होता है ना, जहाँ पर आपका कैंडिडेट कह रहा हूँ, जहाँ पर आपका वॉलंटियर बैठ के लोगों का रजिस्ट्रेशन करता है कि आप आइए हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए, हमारे कैंडिडेट को वोट कीजिए, या जहाँ पर बैठ के आजकल अनाउंसमेंट होती है सारी की सारी चीजें, हर चीज प्रिंटिंग से लेके क्रिएटेड करने का काम जो है ये इसके इंचार्ज जो है वो ये लोग होते हैं, क्योंकि एक बार वो बन गया। अच्छा, बनने के बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ना एडवर्टाइजिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना फाइनेंस की, ना लीगल की, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बनना, एडवर्टाइजिंग टीम में आपको ऐड दे दिया, टी शर्ट का प्रिंट का डिजाइन दे दिया, प्राइस दे दिया, अब लाएगा कौन, रखेगा कौन, संभालेगा कौन, ये सारा का सारा काम जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट टीम हमारी करेगी। इसका काम ये भी होता है कि पहले तो स्टोरेज करे और एलोकेशन करे, किसको कितना देना है और किस तरह से रखना है कि वो खराब ना हो और सही वक्त पर सही जगह पर उसका इस्तेमाल हो सके। ये काम जो है मटेरियल, बहुत जरूरी है ये चीज, बहुत जरूरी है ये चीज। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर जाते हो, ये हम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, हम किसी, ऐसा हुआ है कि हम कैंपेनिंग के लिए कहीं गए हैं, किसी ऐसी बस्ती में गए हैं, ठीक है, जहाँ पर जो ज्यादा गरीब तबके के लोग रहते हैं वहां गए, और हमारे पास जो पैम्फलेट है ना, जो हम बांटने वाले हैं, वो इंग्लिश वाले हैं, हिंदी या तो खत्म हो गई या हमारे तक पहुंचते ही नहीं। अब आप सोचिए कि आप उस घर में, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी ऐसा एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि वहां पर लोगों को हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती होगी, बिल्कुल नहीं, आज शायद आती होगी, बट ज्यादातर लोग वहां पर ऐसे होंगे जिनको हिंदी में या मराठी में पढ़ना है। लेकिन हमारे पास जो उस वक्त पैम्पलेट थे वो इंग्लिश थे। तो सोचिए कितनी बड़ी गुफा हो गई, कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी कि हमारा जो कैंडिडेट, क्योंकि वो घर घर नहीं कर सकता, तो हमारे पास एक ऐसा मुद्दा था जिसपे हमने अपने सारे मुद्दे लिखे हुए थे, बताया था कि इस कैंडिडेट को क्यों चुनना चाहिए। तो जो बताने का मकसद ये है कि जो गलतियां, जैसे आप दादा बार बार कहते हैं कि जो गलतियां हमने करी हुई है वो गलतियां आप ना दोहराए, इसके लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया। तो मटेरियल मैनेजमेंट टीम का काम यही होता है कि जिस बस्ती में जो चीज देनी है, ऑफिस के हिसाब से, इंसान के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे आपका अलग अलग लीडर होगा, वो आपका भले ही कोर टीम का मेंबर ना हो, किसी टीम का मेंबर है, तो अलग बस्ती में आपको पता है ये एक्स वाई जेड बंदे में, हाँ ये रमेश को फोन करो, रमेश वहां का पूरा एरिया संभालता है, हाँ यहाँ पर, यहाँ सुरेश देखता है, यहाँ पर राजेश देखता है, यहाँ पर राकेश देखता है, आपको पता होगा कि कौन क्या देख रहा है उस वक्त। और उस वक्त बंदे लोग आएंगे आपके पास, लोग आएंगे आपके पास ये पूछने के लिए, सर मेरे पास क्या है, आपको टोपी देनी है, आपको पैम्पलेट देना है, आपको ये, तो उस वक्त जो है ना आपको ये टीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। टीम स्मार्ट होनी चाहिए, दिमाग वाली होनी चाहिए, थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए। ओके, और सबसे जरूरी बात, इसको अकाउंट्स रखना। अकाउंट्स का मतलब ये कि मैंने किसको कितना दिया, और अगर वो वापस लेने वाली चीज है तो कब तक उसने वापस लेके आके दिया। ये मैं, मेरा अगला पॉइंट है कि जो प्रॉप्स होते हैं, प्रॉप के मायने क्या होते हैं? प्रॉप का मायना जो आपका झंडा है, राइट, प्रॉप का मायना जो आपका मफलर है, प्रॉप का मायना जो आपका बैच है, जो भी चीज ऐसी जो आप दे सकते हो फिजिकल फॉर्म में, उसको प्रॉप कहते हैं। कोई भी हो, कुछ भी चीज होती है। तो ऐसे टाइम पर, इवेंट के टाइम पर आपको बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है टेम्पररी बेसिस पे, और वापस भी लेनी पड़ती है, राइट, देनी भी पड़ती है और वापस भी लेनी पड़ती है। इस टीम का काम यह है कि जरूरत से पहले जाकर उनको दे दे, ताकि जब जरूरत हो तो उनके पास वो सामान हो, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाए, रैली खत्म हो जाए, इवेंट खत्म हो जाए, प्रोग्राम खत्म हो जाए, तो वापस भी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी इनकी होती है, राइट। तो ये नहीं कि दे दिया तो दे, अच्छा जो चीज देकर, जैसे अभी पैम्पलेट है, दे दिया तो वापस लेने की जरूरत नहीं, आप बांटो, आपकी जिम्मेदारी उसको खत्म करना है। लेकिन जैसे आपके झंडे हैं, आप हर रोज हर इवेंट के लिए थोड़ी नया प्रिंट कराओगे, राइट। कुछ बैनर्स है, ऐसे बैनर्स जो रीयूज हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे मटेरियल जो रीयूज मटेरियल है, जिसको आप रीयूज कर सकते हो, वो मटेरियल, वो प्रॉप्स को नेसेसरी वक्त पर देना, जरूरत के वक्त देना, और बाद में कलेक्ट करके अपने पास स्टोरेज में रखना, उसका हिसाब लगना कि दिए थे 100, आप 100 दोगे ना, आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप अगर 100 झंडे दोगे तो कभी उम्मीद मत करना कि 100 से 100 वापस आएंगे। आपने 100 दिए तो वापस 80 या 75 ही आएंगे, कभी कभी 50 भी आ सकते हैं। देखो कहाँ गए, क्या हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये कम क्यों होते हैं। मतलब मेरा सच में ये एक हमेशा से सवाल रहा है
कि कम क्यों होते हैं? कोई पार्टी का झंडा घर पे तो नहीं लेकर जाता, तो ये होते कैसे कब है? और आपको इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल जाए तो हाँ, क्या हमें जरूर बताना, स्पेशली मुझे जरूर बताना कि ये कम क्यों होते हैं, क्योंकि कोई घर पे तो नहीं ले जा रहा। लेकिन हर बार ऐसा होगा कि आपने 100 चीज किसी को दी है, तो आपको वापस जब वो मिलेगी ना तो 75 या 80 मिलेगी, 100 के 100 कभी नहीं मिलेगी। और अगर मिल गई तो फिर तो आपका बस शायद फिर वो आपका लकी इलेक्शन है, वो इलेक्शन आप जीत भी जाएंगे। ये शायद ये पक्का है कि अगर आपने जितना सामान दिया उसका उतना का उतना वापस आपको मिल गया, तो शायद आपका वो लकी इलेक्शन है। चांसेस है कि वो इलेक्शन आप 100% जीत रहे हैं, राइट? तो मटेरियल मैनेजमेंट टीम का काम ये होगा कि वो दें और जरूरी वक्त पे जो है वो इसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इनका काम ये भी होता है कि वो फाइनेंस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करे। कभी कभार मटेरियल आपका खत्म हो गया या खत्म होने वाला है, तो उसके लिए बजट एलोकेशन कर ले। पब्लिक मीटिंग की तो जो टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करें और अंडरस्टैंड करें कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पद यात्रा में क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, रैली करना है क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, अगर आपको बाइक रैली निकालनी है तो क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग इवेंट रखा हुआ है तो क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। हर वो चीज हर टीम को अपना मटेरियल लेने के लिए इस टीम के पास जाना पड़ेगा, राइट? तो इसके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो ये बहुत गेम बदल चुका है, इसलिए मैंने बोला ना ये सारी टीमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करनी चाहिए। गेम बदल चुका है अभी। अब जितनी इनोवेटिव नई नई चीजें आप लेके आओगे लोग उतने अट्रैक्ट होते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड भी निकला है एलसीडी वॉल का। तो पीछे एक एलसीडी रहती थी तो हर जगह कैंडिडेट नहीं जा सकता था, तो क्या करते हैं लोग, कैंडिडेट का एक स्पीच रिकॉर्ड कर लिया 10 मिनट का 15 मिनट का, आप मुझे वोट क्यों दो, ऐसा वैसा जो भी है, जो मुद्दे है जो उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने मेंशन किए वो मुद्दे 10 मिनट का 8 मिनट का एक स्पीच रिकॉर्ड कर लिया। और एक एक गाड़ी होती है जिसके ऊपर एलसीडी होती है, ट्रक होता है उसके ऊपर एलसीडी होती है, और ये एलसीडी क्या होती है, नाकों पर चौराहा पर जहां पर भी लोग ज्यादा जमा होते हैं वहां पे उसको परमिशन निकाल कर हम देते हैं और वो गाड़ी वहां जाके खड़ी हो जाती है, मार्केट में खड़ी हो गई। अब इतनी बड़ी एलसीडी लगी हुई है और उस एलसीडी में कैंडिडेट हमारा खड़ा है और भाषण दे रहा है, राइट? अब लोगों को तो पता नहीं, अब लोगों को पहले पहले बहुत यूनिक लगता था, अभी भी यूनिक लगता है। आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने अब तक देखा नहीं होगा। तो होता क्या था कि कैंडिडेट हमारा कहीं और कैंपेनिंग कर रहा है, राइट? आप कैंडिडेट आप कहीं और हो कैंपेनिंग, लेकिन एट द सेम टाइम आप 3 और जगह पे हो उस एलसीडी के द्वारा। उस एलसीडी द्वारा 3 और जगह पे लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके विचारों के बारे में समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आपको क्यों जिताना चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन कोऑर्डिनेट करेगा? ये यूनिकनेस लाने का काम जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट टीम करती है। किसके साथ मिलकर? एडवर्टाइजिंग टीम के साथ मिलकर। तो एडवर्टाइजिंग टीम के वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको ट्रक वाला दिया वो मटेरियल मैनेजमेंट टीम का नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल ये देने की कोशिश कर रहा था कि यूनिकनेस जो है, यूनिकनेस लाना, यूनिक मटेरियल लाना, वो किसका काम है? वो मटेरियल मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग टीम मिलकर जो है इस पूरी पूरी चीज को संभालेंगे। तो मुद्दा यही है, आपके पास बहुत सारे प्रॉप होगा, बहुत सारा सामान होगा, उसको देने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए और वापस लेने के लिए जरूरी यही है आपको एक टीम लगेगी जो काम आपकी मटेरियल मैनेजमेंट टीम करेगी। 3 से 5 लोगों की टीम वापस से, ये ऐसी टीम है जिसको कोई स्पेशल स्किल सेट नहीं चाहिए, ना लॉयर चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना हिसाब करने वाला चाहिए, ना अच्छा बोलने वाला चाहिए, कुछ नहीं। ऐसे लोग तो थोड़े दिमाग वाले जो आपको लगता है कि हाँ ये कुछ भी नहीं है तो इसको इसमें डाल दीजिए, राइट? लेकिन इसमें अथॉरिटी वाले लोग चाहिए। एक बंदा ऐसा हो जो अथॉरिटी से बात करे और बोले कि ये करना है तो ये करना है, ये मुझे इतना चाहिए तो इतना चाहिए, इतने जल्दी चाहिए इतने जल्दी चाहिए और इतने टाइम पे होना चाहिए। तो अथॉरिटी वाला एक बंदा आपको इस टीम को लीड करेगा और बाकी 3 4 5 लोग के, क्योंकि भागम दौड़ी वाला काम है, सामान पहुंचना चाहिए, वहां से काउंटिंग होनी चाहिए, देना चाहिए, आना चाहिए, सारे काम के लिए आपको 3 से 5 लोगों की टीम लगेगी। अगर आपके पास एक टीम है बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आता है ऑफिस स्टाफ टीम। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन अगर आप ऑफिस के बगैर लड़ रहे हैं तो आप क्या ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज के टाइम ही ऑफिस, भले सोशल मीडिया पे बहुत सारी आ गई, लेकिन आज भी ऑफिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक कैंडिडेट के इलेक्शन में। तो ऑफिस स्टाफ टीम में कौन कौन होता है, ये काम क्या करती है, बेसिकली इस पे कुछ ही एक झलक देखते थे। सबसे पहले इनका काम होता है कि जो सेंट्रल ऑफिस है, यानी जो आपका मेन ऑफिस है वो, और दूसरे जो रीजनल ऑफिस है, क्योंकि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप एक ऑफिस पे नहीं लड़ते ना, आप हर जगह पे कोशिश करते हैं कि जहां पर भी एक बड़ा वोट बैंक है
उस वोट बैंक में एक ऑफिस खोलूं, राइट? हम सारे लोग यही कोशिश करते हैं। तो हर जगह पे कौन कौन सी जगह पे ऑफिस खोलना है और कितने ऑफिस है, और उन सारे ऑफिस का सेंट्रल ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेशन, ये जो है ऑफिस स्टाफ टीम देखेगी। समझ गया आपको? ऑफिस स्टाफ टीम क्या करेगी, ऑफिस में जो बैठने, क्योंकि आप ऑफिस में तो बैठोगे नहीं, भले ही आपका ऑफिस है लेकिन आप ऑफिस में बैठो, आप ऑफिस में बैठोगे तो कैंपेनिंग कौन करेगा, लोगों से कौन मिलेगा, बात कौन करेगा, मुद्दे कौन उठाएगा? तो इसीलिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो ऑफिस में बैठे, ऑफिस में बैठे, कोऑर्डिनेट करें, राइट? तो ये ऑफिस स्टाफ टीम चाहिए आपको। इसमें कुछ लोग जो है वो सेंट्रल ऑफिस में बैठेंगे या मेन ऑफिस में, और कुछ लोग जो है रीजनल ऑफिस में रहेंगे, यानी जो आपकी अलग अलग जगहों पे जो ऑफिस बनी है उसमें कुछ लोग रहेंगे, और जो मेन ऑफिस है उसमें कुछ लोग। क्या काम होगा, ध्यान से सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है इनका। पहला इनका काम है कि ऑफिस का लोकेशन सेलेक्ट। तो ऐसा बहुत बार होगा जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए शुरू करेंगे ना, तो आपके पास लोग आएंगे, बोलेंगे सर मैं आप मेरा XYZ जगह पर मैं रहता हूँ और मेरी वहां दुकान है, और उस दुकान का आधा हिस्सा जो है मैं आपको ऑफिस के तौर पर देना चाहता हूँ, राइट? अब आपसे बड़ी खुशी की बात है कि फ्री में कोई आपको दे रहा है कि आप आइए 15-20 दिन महीना भर इलेक्शन को है, आप मेरे दुकान को जो है आप अपना ऑफिस, या मेरे को एक गाला पड़ा हुआ है उसमें कुछ नहीं हो रहा तो आप ऑफिस। अब जो है ना, ये बहुत जरूरी है कि ये देखना कि वो ऑफिस है कहाँ, और पता चला वो दे तो रहा है, उसकी नीयत भी बड़ी अच्छी है, वो देना चाहता है, पार्टी के लिए कुछ करना चाहता है, आपके लिए एज ए कैंडिडेट कुछ करना चाहता है, बट वो अंदर किसी गली में जहां जाने के लिए बहुत वक्त लगता हो, और जहां से पता नहीं, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी जगह पर आपने ऑफिस खोला है। अगर वैसी जगह पर हो ना तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब ऑफिस ऐसी जगह पर हो जहां लोग उसको देख सकते हैं। तो ये लोकेशन सेलेक्ट करने का काम जो बहुत ही जरा जरूरी इंपॉर्टेंट काम है, ये ऑफिस टीम। और सिर्फ लोकेशन सेलेक्ट करने का काम नहीं, उसके जो लीगल पेपर वर्क है, कि उसके बाद वहां से हमको NOC लेना पड़ता है कि मैं ये चीज जगह जो है वो अपनी मर्जी से फ्री में इनको दे रहा हूँ, ये बिना किसी कॉस्ट के दे रहा हूँ, या फिर मैं XYZ रेंट लेके दे रहा हूँ, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितना भी रेंट, आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना, राइट? उसके ये सारे पेपर वर्क कंप्लीट करना, ये सारा का सारा काम ऑफिस खोलने से पहले किया जाता है, और ये सारा का सारा काम ऑफिस स्टाफ टीम करेगी, राइट? कोई बड़ा काम नहीं है पेपर वर्क लेकिन उसके लिए लीगल टीम के साथ लाइजन करना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये काम करवा के लेना, ये सारा का सारा काम जो है वो ऑफिस स्टाफ टीम करती है। दूसरा इसका काम क्या है पता है? अब ऑफिस खुल गया, अब उसमें रिसोर्सेज लगेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे ना, आपको पैम्पलेट लगेगा, आपको झंडा लगेगा, आपको बैनर लगेगा, आपको जो झालर है वो लगेगा, आपको हर तरह की चीज ऑफिस के अंदर मुहैया करानी पड़ेगी ना। तो वो सारे रिसोर्सेज मूव करने का काम, कि किस ऑफिस को कितनी कौन सी चीज देनी चाहिए, क्या देना चाहिए, ये सारा काम जो है वो ऑफिस स्टाफ टीम हमारा करती है। और जो इसका सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरे हिसाब से, जो सबसे ज्यादा जरूरी काम एक ऑफिस स्टाफ टीम का है, वो ये है कि स्मार्ट लोगों को ऑफिस में बिठाना। स्मार्ट लोगों को, रीजनल ऑफिस में भी, सेंट्रल ऑफिस में तो स्मार्ट लोग हैं ही, लेकिन रीजनल ऑफिस में भी स्मार्ट लोग, क्योंकि आप अगर ऑफिस खोलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि दिन में 50 तरह के लोग आपके पास आएंगे, अपनी समस्या लेकर आएंगे, ये सवाल पूछने के लिए आएंगे कि आपको वोट क्यों दिया जाए, ये बोलने के लिए आएंगे कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आपको वोट देंगे, ये बोलने के लिए आएंगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, राइट, हम आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, ये बोलने के लिए आएंगे कि वो ऐसा कर रहा है, ये बोलने के लिए आएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हर तरह के लोग आएंगे और हर तरह की समस्या लेके आएंगे। तो उस वक्त अगर कोई हाँ तता पापा ऐसा वाला इंसान हुआ ना, तो आपका जो पूरा का पूरा इंप्रेशन है वो ढ हो जाएगा। तो एज अ कैंडिडेट आपको डायनामिक लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो थोड़े स्मार्ट हो, थोड़े दिमाग वाले हो, या फिर आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। जरूरी नहीं कि हर जगह आपको स्मार्ट लोग मिलेंगे, लेकिन स्मार्ट लोग नहीं मिले तो आप लोगों को स्मार्ट बना सकते हो ना, ट्रेनिंग देके बना सकते हो। उसको क्या ट्रेनिंग देनी है, कौन सी ट्रेनिंग देनी है, ये आज का मुद्दा नहीं है, ये हम आगे फिर कभी बात करेंगे जब इस टॉपिक पर आएंगे कि टीम को ट्रेनिंग किस तरह से देनी चाहिए और कौन कौन सी चीजों पे देनी चाहिए। तो वन ऑफ द थिंग दैट दे हैव टू डू इज आपको उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि स्टाफ जो है बहुत स्मार्ट हो, उनको पता हो कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं और उन सवाल के क्या डायनामिक जवाब देने, जिससे आपकी उस एरिया में पॉपुलैरिटी बढ़े। तो जो ऑफिस है
वो सिर्फ चाय पीने का, नाश्ता करने का और गप्पे मारने का एरिया नहीं होना चाहिए। उसमें एक्चुअल अगर काम भी हो, अगर आप चाहते हो, क्योंकि मेन काम तो नहीं होगा उधर पे, और थोड़ा बहुत प्रमोशन का काम, थोड़ा बहुत ऐसा काम जिसकी वजह से कैंडिडेट के जीतने के चांसेस बढ़े या वोट बढ़े, ऐसा अगर आपको चाहिए तो उधर पे एक आध दो स्मार्ट इंसान रहना चाहिए। तो सेंट्रल ऑफिस टीम का काम यही होता है कि वो मैनेज करे कि कौन से लोग जो है बारी बारी से, जरूरी नहीं दिन भर वहां बैठे रहे, बट बारी बारी से कौन या उस एरिया का कोई ऐसा समझदार व्यक्ति जो वहां बैठ सकता है, जो ऑफिस को मैनेज कर सकता है, उसको अपॉइंट करे, उसको बोले कि ये ऑफिस तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसको मैनेज करो, कोई सवाल आ रहा है, कोई प्रश्न आ रहा है तो तुम उसको सुलझाओगे। ये सारा जो काम है वो ऑफिस स्टाफ टीम आपकी करेगी। ये थोड़ी सी बड़ी टीम होती है, 8 से 10 लोग इस टीम में लगते हैं, बिकॉज इसमें बहुत काम भी होता है। ऑफिस स्टाफ टीम जो होती है वो कोऑर्डिनेशन भी करती है, जैसे मैंने बोला अलग अलग जगह पे आपको लोगों की जरूरत होती है, आप इसको रख सकते हैं, बड़ी टीम रख सकते हैं, जितने ऑफिस आपको जरूरत है उतनी की छोटी टीम रखनी है, छोटी टीम रख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने ऑफिस टीम बड़ी रखी है ना तो उससे का बहुत फायदा होता है, ताकि वो अलग अलग एरिया में जाती है, लोगों से बात करती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम होता है वो है ऑफिस आइडेंटिफिकेशन, फाइंड आउट करना कि कहाँ पर ऑफिस खोलना चाहिए, फिर ये फाइंड आउट करना कि कहाँ पर कम पैसे में या फ्री में ऑफिस मिलेगा, राइट। तो ये काम जो है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग अगर आपने रखे हुए हैं, राइट, हर एरिया का कोई एक आपने ऑफिस स्टाफ टीम में रखा हुआ है, तो आप यकीन मानिए आपका काम बहुत स्मूथली हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर आपके ऑफिस में जा रहा हूँ और मैं ऐसे किसी व्यक्ति को देखता हूँ जो मेरे यहाँ ही रहता है, जो समझ लीजिए मेरी बिल्डिंग का सेक्रेटरी वहां पर आपके ऑफिस में बैठा, उससे होगा क्या पता है, 50 लोग और उस ऑफिस में घुसेंगे, अरे आप यहाँ पर बैठे हो, आप इनका प्रचार कर रहे हो, अच्छा ओके, बहुत अच्छी बात है, तो फिर मेरा रैपो भी है उनसे, तो वो अगर मुझे बोलेंगे कि वोट कीजिए, हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, आपको वोट करना चाहिए, अगर जीत गए तो मैं तो हूँ ही, मैं एरिया में पूरा मैं ही देखने वाला हूँ, तो मैं संभाल लूंगा अपने सारे मसले जो मैं हल कर लूंगा। अब कैंडिडेट का जो भरोसा है, अब जो वोटर का भरोसा है वो बहुत बढ़ जाता है। तो लोकल लोग आपको चाहिए, इसलिए टीम की साइज अगर बड़ी होगी तो अच्छी होगी। 8 से 10 इज एन आइडियल साइज। बड़ी करना है बड़ी कर सकते हैं, छोटी आपको लगता है कि छोटी रहनी चाहिए छोटी, बट अकॉर्डिंग टू अस 8 to 10 पीपल शुड बी इनफ फॉर दिस टीम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूड टीम बड़ी मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग टीम है ये, और बहुत अच्छा काम करती है। इसका काम क्या होता है बेसिकली, इसका काम क्या होता है, खाना ऑर्डर करना, पैकिंग करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। देखिए हर छोटी चीज हम आपको बता रहे हैं, हर छोटी चीज आपको बता, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको, हम ये नहीं बोला खाना बांटने वाली टीम होनी चाहिए, खाना बांटेंगे कब, जब बनेगा ही नहीं, पैक ही नहीं होगा। आपको लगता है पैकिंग आसान काम है, आप कभी करके देखिए। खाने की पैकिंग अगर आपको आसान काम लग रहा है, आप में से किसी को भी लग रहा है, आप करके देखिए। इसीलिए हमने हर एक चीज ध्यान से लिखी हुई ताकि आप गलती ना करें। ऑर्डर करना है खाना, या बनवा के लेना या खुद बनाना है, जो भी करना है आपको, जैसा भी, राइट। एक हमारे यहाँ एक कैंडिडेट थे जिन्होंने एक शामियाना डाला हुआ था, शामियाना यानी पंडाल जिसको कहते हैं, वो डाला हुआ था, और उस पंडाल में दिन रात खाना ही बनता था, राइट। तो उन्होंने किसी को ऑर्डर नहीं दिया था, वो दिन रात खाना बनता था, वहीं पैक होता था, वहीं डिस्ट्रीब्यूट होता था। जितने आपके वॉलंटियर्स है जो कैंपेन में काम कर रहे हैं, राइट, कभी कभार हम वॉलंटियर्स को देते हैं, कभी कभार पब्लिक को भी खाना देते हैं जो हमारे साथ कैंपेनिंग में जुड़ी हुई है। खाने का मतलब प्रॉपर फूड नहीं होता, वो फूड भी होता है, प्रॉपर फूड भी होता है, क्यों आप थक के कैंपेन करके आए हैं तो आपको उनके नाश्ते का इंतजाम करना पड़ता है, चाय का इंतजाम करना पड़ता है, लंच का, डिनर का इंतजाम करना पड़ता है, प्रॉपर फूड भी होता है। पर ज्यादातर की ये नाश्ते वाले आइटम होते हैं जो लोग खाते पीते चलते फिरते, समोसा या कचौरी टाइप ऐसी कुछ चीजें होती है जो चलते चलते, वड़ा पाव टाइप जो चलते चलते भी इंसान खा ले। तो इसको पूरा ऑर्डर करना, पैकेज करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पूरा का पूरा फूड टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वॉलंटियर्स को भी एंड इन सम केसेस पब्लिक को भी, जैसे कोई रैली में लोग बैठे हुए हैं और बहुत देर से बैठे हैं, आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, खाने की चीज जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट चीज है कि बजट में बनाने वाली चीज, तो फाइनेंस टीम के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है और एक बजट क्रिएट करता है फाइनेंस टीम के साथ मिलके, जिसमें ये पूरा का पूरा जो सेट है वो बहुत छोटा काम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है। देखो खाना जितना टेस्टी बनेगा ना, आपके वॉलंटियर्स उतने बढ़ेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम से। अगर आप मेस जैसा खाना बनाओगे, मेस पता है आपने से कोई बॉयज हॉस्टल में रहा या हॉस्टल में रहा है, तो हॉस्टल में मेस होता है, और मेस में बहुत ही, मतलब मैं नाम नहीं रखता खाने को कभी, तो मैं कभी बुरा नहीं बोलता खाने का, बट एज नॉट सो टेस्टी खाना,
ऐसा टेस्टी खाना, बिल्कुल भी टेस्टलेस खाना मिलता है। अगर आप ऐसा खाना क्योंकि सबको बांटना टाइप से वैसे बनाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपके वॉलंटियर ना हमेशा कम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। बट आप अच्छा खाना बनाए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप देखोगे इसका इफेक्ट, देखोगे कि कितने लोग आपके वो कैंपेन में आ रहे हैं, भले खाना खाने के इरादे से आ रहे हो, वॉलंटियर बन के आपके साथ काम कर रहे हो ताकि खाना खा, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, राइट? तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका फूड, इट इज नॉट ओनली अबाउट बीइंग इन बजट, इट इज ऑल्सो अबाउट टेस्ट। वी आर ह्यूमन बींग। मैं हमेशा समझाता हूँ कि यार खाना अच्छा बनाओ, वॉलंटियर को जब भी खाना दो ना, तो ऐसा दो कि वो बोलना चाहिए कि मेरी दिन भर की थकान दूर हो गई है खाना दे। ये नहीं बोलना चाहिए यार एक तो इतनी मेहनत करके आए, क्या ही खाना देते, रबर जैसी तुमने रोटियां बनाई है, हाँ ये क्या है, ये शीरा है, रवा है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा, ऐसी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए आपके यहाँ से, राइट? आपका खाना, आपका इंस्ट्रक्शन, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपको जैसे हम कहीं होटल में जाते हैं, कभी भी कोई होटल में जाते हैं, तो मेक श्योर करते हैं पहले, सबसे पहले क्या देखते हैं, टॉयलेट देखते हैं, क्या ठीक ठाक है ना, टॉयलेट तो साफ है ना। वैसे वैसे अगर आपको पूरा कैंपेन में अगर सबसे पहले कोई चीज देखनी चाहिए ना, जी फूड, ठीक है, फूड क्वालिटी, कि जो लोग खा रहे हैं और जो लोग खा रहे हैं, जो आपके वॉलंटियर कर रहे हैं, वो आप भी खानी चाहिए। तब आपको एक्चुअली अंदाजा होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वॉलंटियर कुछ और खा रहा है, यहाँ पर कैंडिडेट तंगड़ी चबा रहा है। अगर ऐसा हुआ कि वो बेचारे कुछ और यू नो जो भी दाल रोटी टाइप्स आपने रखी हुई उनकी वो खा रहे हैं और आप बिरयानियां ये कर रहे हैं, तो वैसा नहीं चलेगा। मेक श्योर करो कि आप भी सेम खाना उनके साथ बैठकर कैंपेन के बाद, कोशिश ये करो कि एक डिनर टाइप अरेंज किया जाए जहां पर आप भी उनके साथ बैठो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आधा घंटा आप उनके साथ स्पेंड करोगे ना, बहुत ज्यादा आपको, वॉलंटियर्स को भी बूस्ट मिलेगा और आपको भी एक कल्चर आप बना लो कि रात को खाना जो है आफ्टर एवरीथिंग इज डन एक जगह पे हमेशा होगा और वहां पर आप भी आओगे और आधी घंटा खाना खाते खाते उनसे डिस्कस करो आज के दिन में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, कोई इशू हुआ क्या, कोई, तो ये टाइम उनके साथ आपका खाते खाते डिस्कस, तो टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, अलग से मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। और वॉलंटियर्स को देखो, कोर टीम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, वॉलंटियर्स की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, पब्लिक की बात हो, उनको आपके साथ इंटरेक्शन करने का भी मौका मिल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कोशिश ये करना कि ऐसा कुछ हो सके तो बढ़िया है एकदम, अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा है। लास्ट डे ऑफ इलेक्शन पे इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम, लास्ट डे ऑफ इलेक्शन पे, जैसे दादा ने बताया कि पोलिंग बूथ एजेंट होते हैं, हर पोलिंग बूथ पे हमारा एक इंसान होता है। हम क्या करते हैं, ज्यादातर पोलिंग बूथ एजेंट होता है और उसका एक बैकअप भी होता है, क्योंकि 8-9 घंटा बैठना होता है, तो जरूरी नहीं कि एक ही इंसान बैठे, कभी कभार वो बोर हो जाता है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो उसके लिए एक बैकअप हमेशा अरेंज किया जाता है कि वो 2 घंटा 3 घंटा ये बैठे, फिर वो बाहर आ जाए, फिर दूसरा बंदा जाए, फिर वो बाहर आ जाए, फिर तीसरा बंदा, दूसरा वापस पहला वाला चला जाए, इस तरह से। तो उनको खाना पहुंचाना बहुत जरूरी होता है कि 8-9 घंटे की शिफ्ट होती है वो, ठीक है, तो 8-9 घंटे में वो खाना क्या खाएगा। तो लास्ट डे पे आप सोचिए जितने पोलिंग बूथ, सब पोलिंग बूथ में खाना पहुंचाना, कहीं पर एक पोलिंग बूथ एजेंट, कहीं पर 2 पोलिंग बूथ एजेंट आपको मिलेंगे, राइट? तो सबको खाना पहुंचना चाहिए, वॉलंटियर्स को खाना पहुंचना चाहिए। लास्ट डे पर लोग जो लिस्ट लेकर बैठते हैं, इलेक्टोरल लिस्ट लेकर बैठते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स बैठते हैं अलग अलग जगह पे, टेबल डालकर बैठते हैं कि अब आपका यहाँ पर है, इस पोलिंग बूथ में जाइए, इस पोलिंग बूथ में, गाइड करते हैं लोगों को, हेल्प करते हैं, उनको खाना पहुंचना चाहिए। तो लास्ट डे पे, वैसे तो हर दिन पर इनका काम इंपॉर्टेंट है, खाना तो इंपॉर्टेंट है ही, राइट, लेकिन लास्ट डे पे इनका जो काम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बार कि मैं आपको एक कैंडिडेट का मैं किस्सा सुना रहा हूँ कि लास्ट डे पे पोलिंग, हालांकि मैं फूड पे बहुत स्ट्रेस करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार अच्छा खाना दिया करो, अच्छा खाना दिया करो। तो लास्ट डे पे मैं भी बहुत ज्यादा बिजी था, मैं इतना तवज्जो नहीं दे पाया कि क्या बना रहे हैं, क्या पैक कर रहे हैं। मैंने सोचा कि यार इतनी बार इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ तो ये अच्छा ही बनेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट डे पे जो वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ फूड का, जो पोलिंग बूथ है, तो उन्होंने खाकरा दिया था। तो मैंने पूछा ये खाकरा क्यों दिया था आपने, तो बोले यार ये खाकरा जो है ना वो जल्दी पैक हो जाता है, खराब भी नहीं होता, तो बाद में भी खा सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे पोलिंग बूथ एजेंट ने इतनी गालियां दी है कि मैं 8 घंटा 9 घंटा उधर काम कर रहा हूँ आपके लिए और मुझे आपने खाना खाने के लिए खाकरा दिया है। बहुत सारे पोलिंग बूथ एजेंट बेचारे वॉलंटरीली भी आए थे, किसी ने पैसा दिया था, कुछ लोगों ने, बहुत सारे ऐसे थे जो वॉलंटरीली ना कैंडिडेट के प्यार में, पार्टी के प्यार में आते हैं कि मैं, तो अब पार्टी की ये या कैंडिडेट की ये तो जिम्मेदारी होती है ना कि आप थोड़ा सा
अच्छा खाना उनको वहां पर प्रोवाइड करे, तो आप खाकरा अगर दे दो खाकरा अगर आप दे दोगे तो क्या होगा। तो खैर, मैं ऐसे बहुत मजेदार किस्से हैं जो जिससे सीखने को बहुत कुछ मिला, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनका जो लास्ट डे का ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खाना उनको लास्ट डे पे तो प्रोवाइड कर दिया जाए, प्रोएक्टिवली काम करे इंसान, ताकि आपकी एग्जिट पोल कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो। वो कैसे होता है, वो आगे जब हम लोग पूरी इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पे जाएंगे तो एग्जिट पोल स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, एग्जिट पोल किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ना पहले ही पता चल जाता है कि मैं जीत रहा हूँ, कैंडिडेट को पहले ही पता चलता मैं जीत रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, कैसे पता चलता है, क्या पता चलता है, वो कैसे पता करो, आप कैसे पता कर सकते हो इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही कि आपके इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया है, किस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और कोई आपको नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता। मैं दावे के साथ दे सकता हूं एग्जिट पोल का रिजल्ट किस तरह से निकालना है। ये जितनी जितनी इंस्टीट्यूट है बड़ी बड़ी जो मीडिया हाउसेस को रिपोर्ट बेचती है और रिपोर्ट में मीडिया हाउसेस अपना खुद का एग्जिट पोल बनाते हैं, वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन अगर आप कैंडिडेट हो, आपका अनुमान हमेशा, वो अनुमान बोलने के लिए होता है, एक्चुअली एग्जैक्ट तो होगा नहीं, बट वो अनुमान जो है एकदम सही होने के बिल्कुल करीब हो। तो ऐसा एग्जैक्ट एग्जिट पोल रिपोर्ट आप किस तरह से बना सकते हो, एकदम एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल आप पहले भी कर सकते हो थ्रू सर्वेज। वो किस तरह से करना है, किस तरह से आप जान सकते हो कि मेरी पॉपुलैरिटी कौन से एरिया में कम है, कौन से एरिया में ज्यादा है, कौन से किस तरह से जोन में डिवाइड करना है, जोन वाइज किस तरह से काम करना है, रेड कौन था, ऑरेंज कौन था, ग्रीन कौन था, ग्रीन में क्या काम करना है, ऑरेंज जोन में क्या करना है, रेड जोन में क्या काम करना है, ताकि आप कौन से ऐसे जोन थे जिनको छोड़ देना है, कौन से ऐसे जोन है जिनको बहुत कैंपेनिंग करने। बहुत सारी चीजें इलेक्शन मैनेजमेंट में सीखने, बहुत सारी चीजें। आपको बहुत मजा आएगा जब इलेक्शन मैनेजमेंट टॉपिक पर हम जाएंगे, आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये इतना, इट इज अ गेम ऑफ चेस। आपने चेस खेला है कभी? आप में से कितने लोगों ने चेस खेला है, मुझे बताना जरा, कितने लोगों ने चेस खेला हो, आप में से कितने लोगों ने कभी चेस खेला? जस्ट पुट अ यस और नो इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो। यस और नो डालो सिर्फ कि चेस मैंने खेला हुआ, हाँ मैंने खेला हुआ, हाँ मैंने खेला हुआ। Sure. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आपको मैं एक बात बताऊं, चेस में, अच्छा नारायण जी आप मास्टर भी है, वेरी गुड। तो फिर तो मजा आएगा, बहुत जबरदस्त मजा आएगा आपके साथ और डिस्कशन करना। तो नारायण जी बताएंगे और इस चीज पे वो एग्री भी करेंगे। तो चेस में होता क्या है पता है, आपने, आपके अपोनेंट ने एक मूव की, तो ये आपने कोई मूव करी, राइट, अगर आप में से किसी ने चेस खेला नहीं तो भी मैं बता दूं, आपने कोई मूव करी, तो आपको ना हर डायरेक्शन में देखना पड़ता है। ये आगे जाएगा तो क्या होगा, पीछे जाएगा तो क्या होगा, राइट लेफ्ट लेगा तो क्या होगा, राइट लेगा तो क्या होगा, राइट सामने वाले ने कौन सा मूव किया, तो आप क्या करते हो पता है, इट इज अ गेम ऑफ चेस। क्योंकि आप हर मूव के हर एक पैतरे को जज करने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से आप अपना मूव करते हैं। इलेक्शन इज दैट गेम जिसमें आप सामने वाले के हर मूव को एनालाइज करने की कोशिश करते हो और हर मूव के हिसाब से आप ये डिसाइड करते हो कि अब मेरी अगली चाल क्या होनी चाहिए। और चेस की तरह ये गेम भी आप सीख सकते हो। क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं गलत नाम नहीं लेना चाहता, शायद जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अभी फिलहाल वो, और यूनियन मिनिस्ट्री में थे पहले, अभी कोई पद पर नहीं, बस यूनियन मिनिस्ट्री में थे वो। और ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कन्हैया कुमार के अगेंस्ट पे सीट लड़ी थी। ठीक है, अब मतलब वो तो खैर वहाँ के एमपी थे, कन्हैया कुमार ने वहाँ से सीट लड़ी थी, मैं नाम भूल गया, उमेश उमेश कोई अगर मुझे नाम बता सकता है कि कन्हैया कुमार जिस सीट से लड़े थे उनके जो करंट एमपी है उनका नाम क्या है, तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी, मैं नाम भूल गया हूँ। तो खैर मेरे को उनका हुलिया याद है बट नाम मैं भूल गया। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, केस स्टडी आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो है, ये केस स्टडी को मैं अपने अगली जो टीम है उससे लिंक कर रहा हूँ, गिरिराज सिंह जी। हाँ गिरिराज सिंह जी, थैंक यू सो मच रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गिरिराज सिंह जी। तो गिरिराज सिंह जी, अगर आपने वो इलेक्शन में उस सीट पे मेरी बड़ी पैनी नजर थी, बहुत ध्यान से मैंने उस सीट को ऑब्जर्व किया, राइट। अब अगर आप देखते ना उस सीट में बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज हो रहा था उस सीट में।
कि ना एक ऐसी टीम थी जो जहां पर जैसे कन्हैया कुमार के जो सपोर्टर थे, पूरे इंडिया से लोग जा रहे हैं और कन्हैया कुमार को सपोर्ट, पूरे इंडिया से लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, नॉर्मल इंसान, मेरे काफी सारे दोस्त जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, अपना पैसा खर्च करके गए और कन्हैया के लिए कैंपेन किया, गांव गांव गए, घर घर गए और कन्हैया के लिए कैंपेन किया। लेकिन कन्हैया जीतने के आसपास भी नहीं आ रहा। आपको पता है क्यों? क्या रीजन था उसकी वजह से? उसके बहुत सारे रीजन थे, हम कभी इसकी स्टोरी को पूरा डिटेल में जब डिस्कस करेंगे जब इलेक्शन मैनेजमेंट में, तब इसको मैं बताऊंगा। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन इसमें था वो है हमारा अगला टीम, द वेव बिल्डिंग टीम। अब आप कहेंगे कि कन्हैया कुमार ने तो बहुत अच्छी हवा बनाई थी सर, बनाई थी ना। कन्हैया कुमार तो मतलब ऐसा सीट, वो ऐसी सीट थी जिसपे देश की नजर थी पूरे। तो फिर लेकिन आप सब भूल गए जिसमें जो फंडामेंटल था ना, कि जब वेव बिल्डिंग की जाती है ना तो वहां के लोगों को लेकर की जाती है। कन्हैया कुमार के सारे सपोर्टर्स जो थे, जो चाहते थे कि कन्हैया जीते, भले ही उनकी नीयत अच्छी थी, बट वो वहां के वोटर, वहां के निवासी नहीं थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिरिराज सिंह जी ने बहुत अच्छा गेम खेला था। आई रिमेम्बर वन ऑफ द इंटरव्यूज, एक इंटरव्यू मुझे पता है जहां पर एक रिपोर्टर जो है लोकलाइट जो है वहां से पूछ रहे कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कन्हैया कुमार जीतेंगे या गिरिराज सिंह जीतेंगे? तो बहुत ही कैजुअली, एक बहुत ही आम इंसान था और बहुत ही कैजुअली उसने ऐसा कह दिया था कि अरे कन्हैया का तो चांस ही नहीं है, गिरिराज जी जीतेंगे, चांस ही नहीं। बहुत कैजुअली एकदम। वहां आसपास सारे कन्हैया का कैंपेन हो रहा है, वहां पर आसपास सारे कन्हैया 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 चल, लेकिन उस इंसान ने जिस कैजुअली, और चूंकि वो लोकलाइट था, राइट, उसको बहुत ज्यादा सीरियसली। अब मेरा ये हमेशा से रहा है कि मैं लोगों की, जो लोकलाइट्स होते हैं उनके ओपिनियन को बहुत स्ट्रॉन्ग ये देता हूँ, महत्व देता हूँ। तो उस टाइम से मुझे ऐसा लगा कि क्या क्या ये जीत सकते हैं, और फिर आपने रिवर्स कैलकुलेशन किया जिसके बारे में, ये पूरी केस स्टडी एक्चुअली जो हम आपको सिखाएंगे। और ऐसी सिर्फ ये केस स्टडी नहीं है, ऐसे सीट्स की केस स्टडी कि जो आपने सोचा होगा कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, राइट, कौन से सीट में क्या हुआ। जैसे मेरे एक और बहुत बड़ी फेमस केस स्टडी आपको मैं मतलब जब हम लोग आएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने थे दिल्ली के, तो वो किस तरह के बने थे? मैं फिर से भूल गया, 3 बार चीफ मिनिस्टर थी वो दिल्ली की, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, उनका नाम वापस से टाइप करना पड़ेगा, मैं भूल गया। अब वो नहीं रही, उनका स्वर्गवास हो चुका है। अब 3 बार शीला दीक्षित जी का, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है मेमोरी का, मेरा नाम बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, तो आप लोगों को ऐसे बीच बीच में मुझे मदद करनी पड़ेगी। शीला दीक्षित जी जो 3 बार दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेता थी, उनको जब अरविंद केजरीवाल ने इतने बड़े मार्जिन से हराना, अलग बात है, बड़े मार्जिन से हरा, वो एक केस स्टडी। तो ऐसी केस स्टडी से आप सीखोगे ना तो आपको पता चलेगा, अच्छा इन्होंने ये चीज किया, मैं अपने कैंपेन में ये चीज ले सकता हूँ, इन्होंने ये किया, मैं अपने कैंपेन में ये चीज कर सकता हूँ। तो लोगों की गलतियों से सीखो, मतलब सिर्फ मेरी और दादा की गलतियों से नहीं, लोगों की गलतियों से सीखो। मतलब जो दुनिया के बड़े बड़े नेता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीतने के लिए क्या किया, उन्होंने हारने की उनकी वजह क्या थी, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये सारी की सारी चीज जो है हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वक्त हो चला एक्चुअली, तो वेव बिल्डिंग टीम के बारे में एक डिटेल डिस्कशन हमको करना है, बट शायद वो आज के उसमें नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपका लास्ट डे पर 3 दिन पहले, इलेक्शन से पहले आपका कैंपेनिंग जो है वो रुक जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना रैली होल्ड कर पाओगे, ना पब्लिक मीटिंग कर पाओगे। तब आप क्या करते हो? तब आप क्या करते हो? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो जो उस वक्त लास्ट डे पर जब वो वोटर बाहर निकलता है ना, देखो वोटर घर से मन बना के निकलता है, बहुत सारे वोटर्स मन बना के निकलते हैं। कितने वोटर्स पता है आपको मन बना के पहले से निकलते कि मैं वोट दूंगा? 30 to 50%, ज्यादा नहीं, 30 to 50%। अपने देश में वोटिंग ही 50-60% है, तो उसमें भी 30 से 40% लोग पहले डिसाइड करके रखते हैं। बाकी के लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बाकी के लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो आप किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को?
30% भी मैं एक्चुअली ज्यादा बोल रहा हूँ। कुछ 30% भी किस लिए पता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भैया मेरे परदादा जो है वो कांग्रेस को वोट देते थे, मेरे दादा भी देते थे, मेरे पापा भी देते थे, मैं भी दूंगा चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। लेकिन ये पुरानी जनरेशन है, ये बूढ़े लोग हो गए अभी, राइट। वो ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि मैं तो हमेशा से पहले से ही हम धनुष बाण को वोट देते हैं, तो इस बार भी मैं शिवसेना। वो पुराने लोग। अब नया ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो, लोग जो किसी कैंडिडेट को नहीं जा रहे, बहुत सारे लोग होते हैं जो रहेंगे एरिया, लेकिन उनको कोई कैंडिडेट कोई लेना देना नहीं, इन्फ्लुएंस्ड वोटर, लेकिन वो अपने आप को सोशल मीडिया पे फोटो डालने के लिए वोट जरूर करेंगे। ये आपका टारगेट होगा। कैसे वोट करोगे, कैसे मेक श्योर करोगे कि आप ही को वोट दे, कि आपकी वेव बिल्डिंग टीम का काम है, ये आपको जिताएगी। ये वो टीम होगी जो मेक श्योर करेगी कि आप जो है रातों रात कायापलट, रातों रात भले ही लोगों को लगे जीतेगा नहीं जीतेगा पता नहीं क्या होगा, वो कुछ भी सोचे लोग इस बारे में, लेकिन ये वो टीम होगी जो बोलेगी कि नहीं आपको जिताना है तो जिताना है। और ये साइलेंटली काम करती है। ये जो दिखाने वाला काम है वो तो है ही है, और जो साइलेंटली काम करती है, जो मैं आपको गिरिराज सिंह जी के एग्जाम्पल में बताऊंगा, जो मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी के एग्जाम्पल में बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज कि कितने इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो खैर अब वो वक्त नहीं है हमारे पास, तो मैं आज का डिस्कशन यही समाप्त करता हूँ। आई कैन हम लोग इस बारे में एक पूरी डिटेल चर्चा करेंगे इन डेज टू कम, मे बी मंडे वगैरह में जब हमारा सेशन होगा तब हम इस पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए आई थिंक वी शुड बी डन विद दिस। ठीक है, तो बिफोर आई लीव मैंने एक अभी जस्ट मैसेज देखा, मैं एक्चुअली वही मैसेज ही चेक कर रहा था कि क्या वो टेक्निकल टीम से, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैसेज आया है या नहीं मेरे पास अब तक। सो आई ऑलरेडी हैव द मैसेज। तो उनका एक ऐसा सजेशन है कि वी कैन ज्यादा विथ योर परमिशन जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर कोई इंटरेस्टेड है इन द प्रोग्राम, सो वो प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं विथ ओनली 500 रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट, यानी आप उसको डाउन पेमेंट कर लीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, 500 रुपए देके वो एनरोल कर सकते हैं, और बाकी की फीस पे करने के लिए भी उनको 2 इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे। यानी वो आराम से अपनी, जब भी उनकी सैलरी आ जाती है तो 10 तारीख को अगर आ जाती है तो हमने 12 का रखा हुआ है कि 12 को थोड़ी फीस यानी 1,500 रुपए पे कर दे, और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड जब हमारा 21 दिनों का प्रोग्राम थोड़ा सा एंड हो जाता है 20-21 तारीख को, तब हम बाकी की जो फीस है वो रख सकते हैं। तो अगर अभी कोई सच में इंटरेस्टेड है और कोर्स कंटिन्यू करना चाहता है तो केवल 500 रुपए भर के इस कोर्स को एनरोल किया जा सकता है। और मेरे पास वो लिंक भी आ चुकी है, मुझे सिर्फ 1 मिनट अगर आप देंगे तो मैं वो लिंक आप लोगों के सामने दे दूंगा। इससे बेहतर चीज आई थिंक कुछ नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है जो आपको पे करना है, और मैं वो लिंक आपको साथ में शेयर कर देता हूँ। अगर आप सच में इंटरेस्टेड, देखो मैं आपको वापस बता देता हूँ, आपके घर में आप में से किसी लोगों ने, मेरे पापा जैसे हमेशा बोलते हैं कि थाने में ना घर बहुत सस्ते मिलते थे एक टाइम पे, मुझे ले लेना चाहिए। या डोंबिवली में घर बहुत 5 साल पहले 10 साल पहले, मतलब अभी मैं अलीबाग गए थे हम लोग अपने फैमिली के साथ, तो मेरे डैड बोल रहे थे, हमको बता रहे थे कि ये इस एरिया में मुझे घर मिल रहा था 10 साल पहले, और मैंने लिया नहीं। उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये सस्ते मिल रहे थे तो मैंने लिया नहीं। आज इसमें 3 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। ये पछतावा जो है ना, ये आपको भी होगा अगर इस कोर्स का प्राइस अगली बार बढ़ जाए। कि पहले सस्ता मिल रहा था, एकदम सस्ता था, मैं कर लिया होता तो अच्छा होता, बट आप जो अगर उस पछतावे से बाहर निकलना चाहते हैं और आप सच में सीरियस है इलेक्शन लड़ने के लिए, देखो ये है कि अगर हमारे पास 5 ऐसे लोग हैं जो सीरियसली इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सीरियसली, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि मुझे सीखना है मुझे करना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सीरियसली इलेक्शन लड़ने वाले 5 लोग हैं, तो हम गारंटी करते हैं हम उसको ऐसी चीजें सिखाएंगे जो कोई और उनको नहीं सिखा। ऐसे लोग हमको चाहिए, हमको ऐसे सीरियस लोग चाहिए जो कि पूरा का पूरा जो है तन मन धन लगा के हमारे साथ रहें, और जो जो चीजें बोली है उनको फॉलो करें, उनको उन पे इम्प्लीमेंटेशन लाए। हम गारंटी दे रहे हैं आपको पॉलिटिकल करियर में 180 डिग्री चेंज आ जाएगा। तो वो लिंक मेरे पास आ चुकी है, मैं लिंक दे रहा हूँ। आप में से कोई ऐसा है जिसको ऑनलाइन पेमेंट करने में दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, दादा को मैसेज कर सकते हैं, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं।
हम उस पर चर्चा कर लेंगे उस बारे में। बट ये लिंक है, ये 500 रुपए की लिंक है, हमारे आईटी टीम ने अभी अभी डेवलप की। तो हम चाहेंगे आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है, देखो 500 रुपीज कुछ भी नहीं है आज के वक्त में, और ये नॉलेज जो आपका करियर बना सकता है, आपको इतिहास के किताब में आपका नाम दर्ज करवाने वाला कोर्स है ये। आप में से कोई आपको गारंटी दे सकता है कि आपके मरने के बाद भी अगर आपने ये काम किया तो आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे, संविधान आपको याद रखेगा? ऐसा कुछ है? किसी के पास कोई गारंटी है? नहीं। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो अगर आपने सीखा, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो आपकी पुश्तें जो है ना आपको याद रखेगी। किसी ने एक बड़ा 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 बेहतरीन सवाल पूछा था, मैं आज आपको पूछता हूँ कि एक प्रोग्राम में मैं गया था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, बड़ा बहुत देश के बहुत बड़े ट्रेनर थे वो। उन्होंने मुझसे एक सवाल, मुझसे क्या पूरे ऑडियंस से एक सवाल पूछा था कि आप में से किसी को अपने परदादा का नाम याद है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप सबको पूछ रहा हूँ, आप में से किसी को अपने परदादा का नाम याद है? परदादा का नाम मतलब, या उसके भी परदादा के पप्पा का नाम या परदादा का नाम आप में से किसी को याद है? पता है, रंजीत कुमार जी को बहुत बड़ा पता है, बहुत जबरदस्त चीज है ये। और बाकी शांतनु जी, नारायण जी, आप में से किसी को याद है परदादा का नाम? तो खैर, जब ऑडियंस में ये सवाल पूछा गया तो मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको अपने परदादा का नाम, मुझे पता था खैर, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको परदादा का नाम नहीं पता था, राइट? दादा का भी नाम मुश्किल से, बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, बहुत अच्छी दलील उसने दी, क्या कहते हैं उसको, ट्रेनर ने दी। He said कि आप लोगों को अपने परदादा का नाम पता है क्यों नहीं याद है? क्यों नहीं याद है? तो क्या वो परदादा का नाम आपको इसलिए नहीं याद है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं कि जिसकी वजह से उनका नाम याद रखा जाए। अब मैं बुरा मत मानना, इसमें बुरा मानने वाली चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका बताने का मकसद ये था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद भी आपके पोते, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे आपका नाम याद रखें, आपका नाम निकालें, तो उसके लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आप उनके जहन में रहें, आप उनको याद रहें। और ये एक माध्यम है जिसके द्वारा आप, जैसे मेरे दादा जो थे वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, तब जिंदगी भर उन्होंने खादी पहनी, तभी उनकी कहानी अगर हमारे कोर्स ड्यूरेशन में आई तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर, तो देशभक्ति का जो जज्बा है ना, ये मेरे ऊपर पैदाइशी है, क्योंकि वो बड़े फ्रीडम फाइटर थे। वो जब मर गए तो न्यूज़पेपर में उनके बारे में आर्टिकल आएंगे, वो बहुत सारी चीजों। तो ये जो चीज जो है ना हमारे इनेट आई हमारे अंदर, तो ऐसी चीज, क्योंकि मेरे दादा इतने बड़े फ्रीडम फाइटर थे, हमको पता है, तो उनके बारे में उनकी स्टोरी पता है, मुझे उनकी स्टोरी पता है, लेकिन मैं परदादा के बारे में नहीं पता, उनके पप्पा के बारे में नहीं पता, क्योंकि कोई लेगेसी मुझे उनके बारे में नहीं पता, राइट? तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि एक लेगेसी छोड़ के जाए, ऐसी चीज जिसकी वजह से आप जो है अपने पोतों को, उनके पोतों को और उनके पोतों को भी याद आओ। जैसे महात्मा गांधी जी आज है कि उतने, वो महात्मा गांधी जी भले आज चले गए हैं, लेकिन उनके पोते परपोते जो है वो भी जो है आज इस दुनिया में हैं, और लोग उनको भी उतनी इज्जत देते हैं जितनी शायद, उतनी शायद ना देते हो, बट बहुत इज्जत देते हैं, राइट? लाल बहादुर शास्त्री जी के फैमिली को देख लीजिए आप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली को देख लीजिए, कितनी इज्जत मिलती है उनको, राइट? तो वो काम आप भी कर सकते हैं जिससे आपकी पूरी लेगेसी एक बने और लोग आपको, आपके घर वालों को, उनके घर वालों को इज्जत दें। तो विद दैट नोट आई थिंक मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया, मैं यहाँ पर अपनी बात को खत्म करूंगा। और ग्रुप में हमने 2 लिंक शेयर कर दी। एक लिंक है जो डिप्लोमा कोर्स की, जिसमें पूरी डिटेल है, जो हमारा पेज है उसकी लिंक है, और एक लिंक है जिसमें पेमेंट लिंक है, 500 रुपीज का पेमेंट लिंक है, वो आप यूज कर सकते हैं। रंजीत जी, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने अपने दादा, परदादा और उनके दादा, फिर शायद उनके पप्पा, दादा, परदादा, फिर परदादा, ऐसे करके आपने नाम सबके शेयर करके, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। फैमिली ट्री आपने मैनेज करके रखा है रंजीत जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी मैंने सुनाई उसका सारांश जो था, कंचोड़ जो था, वो आपको समझ में आ गया होगा। So with that note, I think I'll rest my talk. Dada, over to you. Anything to conclude the session? मैं वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छा लगा, और काफी सारे इनपुट्स भी मिले हैं। और तुमने जो, मतलब मैं तो सबसे पहले अपनी जो टीम है
आईटी टीम, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतने कम समय में तुरंत ये चीज़ को वर्कआउट किया। बहुत बहुत आभार आईटी टीम का। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ का मतलब इस्तेमाल करें, उपयोग करें, ताकि सभी लोगों को यहाँ पे राजनीति सीखने को मिले। बहुत अच्छा लगा, आज का सेशन हो गया था। आप जैसे कि अभी ज़्यादा समय का, यू कैन पे 500 रुपीज एंड ज्वाइन द कोर्स, बाकी के पैसे आप आराम से दे सकते हो। ये तो है ही, पर इसके साथ और भी कुछ लाभ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहले तो आप जब ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको आपके साथ एक फ्री मिलता है। मतलब आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हो तो यू कैन ज्वाइन वन ऑफ योर फैमिली मेंबर, या फिर आपका टीम मेंबर, या फिर कोई आपका पॉलिटिकल दोस्त जो राजनीति सीखना चाहता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपको सिखाया जाएगा वही उसे भी सिखाया जाएगा। ही कैन ज्वाइन ऑल द लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स, सारे असाइनमेंट, सारे सर्टिफिकेट उससे मिलेंगे। तो ये एक पे एक फ्री है, मतलब आप पे करते एक के लिए, आपको दूसरा फ्री मिल जाता है। तो आप उसमें कर सकते हो, मतलब यू कैन शेयर द अमाउंट, दोनों के बीच में आप शेयर भी कर सकते हो, वो एक ऑप्शन है। सेकेंडली, आपको आपका एक न्यूमरोलॉजिकल चार्ट मिलेगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके ऊपर से। ये कोई मतलब अंधविश्वास वाली चीज नहीं है, ये एक साइंस है। इसके ऊपर से आपके जो आने वाले समय में चीजें कैसी होने वाली है, आपको क्या चीजें करनी है, अगर कुछ तकलीफ है तो उसको आप किस तरीके से करेक्शन करेंगे। न्यूमरोलॉजी एक अलग साइंस है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, और उसके ऊपर से हम आपको एक चार्ट बना के देंगे। हमारे दोस्त है न्यूमरोलॉजिस्ट, उनसे हम आपको एक ऑथेंटिक चार्ट बना के देंगे। आप उसको अपने रेगुलर जिंदगी में उसे यूज कर सकते हो, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके लिए लकी कलर कौन सा है, आपके लिए लकी नंबर कौन सा है, ये सारी चीजें हम उसमें बताएंगे। वो चार्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसकी कीमत करीबन 1700 रुपये है, वो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सेकेंडली, आपको हमारे जितने भी लाइव वीडियोस हैं, मतलब हमारे पास एक वीडियो लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमने कई सारे वीडियोस को जमा करके रखा है। जैसे कि आपको फेसबुक पे ऐड कैसा करना है, आपको इंस्टाग्राम पे ऐड कैसा करना है, आपको यूट्यूब पे ऐड कैसा करना है, आपको वीडियो कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें हमने उसमें डाली है। राजनीति से रिलेटेड सारे वीडियो इसमें है, तो वो उसका एक्सेस भी हम आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आपको हम 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे। मतलब जैसे पिछली बार शांतनु जी ने हमसे 1-to-1 काउंसलिंग की थी, उसमें आपको अगर कोई दिक्कत है राजनीति में, अगर कोई तकलीफ हो रही है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो पॉलिटिक्स में, तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं 1-to-1। हम जूम के ऊपर उसको ऑनलाइन हम उसको आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपसे कंसल्टेशन करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम आपको कुछ उपाय बताएंगे कि आप राजनीति के, कभी कभार क्या होता है कि आप सारी चीजें ग्रुप में नहीं बोल सकते, हम उसे 1-to-1 करते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके अलावा ये सारे जो हमारे वीडियोस होते हैं, जो हमारे लाइव सेशन चलते हैं, उसके हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको हम उसमें दिया गया। जैसे आज हमने सुबह दो हमारे जो पिछले सेशन में उसके वीडियो रिकॉर्डिंग की। मैं चाहता हूँ कि आप इस सारे लोग इस कोर्स से जुड़े, एक हमारी अलग कम्युनिटी बने, जिसके थ्रू हम इस भारतवर्ष में राजनीति बदलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने इस कोर्स में, आज पिछले 3 दिन से कोर्स चल रहा है, आप सभी लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया। मैं राजनीति सिखों की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रजा सर, वी विल कंक्लूड, और अगला लेक्चर अब मेरे ख्याल से सोमवार को होगा ना? जी, सोमवार को होगा। तो और सोमवार को हमारा ये जो क्या फ्री बोलिए? जो हमारा सेशन है वो आज खत्म हो जाएगा। तो सोमवार को अगर लिंक चेंज हो जाएगा, ये लिंक पे ऑफकोर्स लेक्चर नहीं होगा। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहता है, तो प्लीज करिए। नारायण जी ये कह रहे हैं कि आई वांट टू टॉक ऑन अ पर्सनल कॉल। ऑफकोर्स आप कॉल कर सकते हैं। नारायण जी, अगर आप ग्रुप में है तो आपको मेरा भी नंबर मिलेगा और दादा का भी नंबर मिलेगा ग्रुप से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली 1-to-1 कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दादा, इफ यू कैन पुट द नंबर नंबर ऑन द चैट, तो नारायण जी जो है उनको कॉल करके आपसे कोई भी डाउट है, अब किसी को भी, रंजीत जी अगर आपको कुछ बात करनी है, शांतनु आपको कोई बात करनी है, गैलेक्सी J7 मैक्स जी, सर मैं आपका नाम फिर से भूल गया, आपने कल बताया था, मैं आज आपका नाम भूल गया। मेरा थोड़ा सा नाम का प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा समझ कर लेना पड़ेगा। बट मुद्दा ये है कि अगर आप में से किसी को इंटरेक्शन करना है ग्रुप में, अगर आप हैं तो आपको पता ही होगा, नंबर हमारे ग्रुप में है, हम मैसेजेस शेयर करते रहते हैं रेगुलरली।
आप उस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट है, कल का वक्त है आपके पास, कल का दिन है आपके पास, ये लिंक जो है वो कल रात को 8 बजे तक एक्टिव रहेगी। आप उस लिंक को यूटिलाइज करके 500 रुपीज का पेमेंट, आप ये देखेंगे कि जब आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ऐसी चीज जो आपको कभी किसी भी जगह पर नहीं सिखाई जाएगी, वैसी चीज आपको एट दिस वैल्यू, और सिर्फ आपको नहीं, अगर आपने 500 रुपीज पे किया तो जैसे दादा ने आपको कहा कि आप भी आएंगे और आपके साथ आप किसी और को भी लेकर आ सकते हैं, तो 2 लोगों का फायदा इन दैट 500 रुपीज डाउन पेमेंट हो सकता है। कल रात को 8 बजे तक का वक्त है, ये लिंक कल रात को 8 बजे तक, 1 घंटे की उसकी एक दिन की उसकी वैलिडिटी होती है, तो 1 दिन तक के लिए वैलिड रहेगी, उसके बाद लिंक एक्सपायर हो जाएगी। तो कल रात तक जितने लोगों ने पेमेंट कर दिया उनको लेकर हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंटरैक्ट करके, मजा आया। और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे अनुभवों के द्वारा और दूसरे लोगों के अनुभवों के द्वारा जो हमने देखे हैं, सीखे हैं, जिनको जाना है, जिनको परखा है, आपको ऐसी चीजें सिखाए जो राजनीति में आपको कामयाब बनाने में आपकी मदद करें। तो विद दैट नोट वी टेक योर लीव। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे करते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए और राजनीति सीखते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।